अस्सलामुअलैकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अच्छा भाई बच्चों, हमेशा ना ज़िंदगी में पॉजिटिव रहा करें। एक होता है नेगेटिव लोग। नेगेटिव लोग होते हैं, उनको हर काम में मसला ही नज़र आता है। ये भी नहीं होना, ये काम खराब है, कैसे करेंगे। बर्डन मत लिया करें, पॉजिटिव रहा करेंगे। कर लूँगा, हो जाएगा, इंशाल्लाह मेहनत कर दूँगा, चीज़ें हो जाएंगी सही। पॉजिटिव रहना, ये पॉजिटिव रहना जो है ना आपकी पूरी ज़िंदगी में आपको बहुत अच्छा चलाता है, आपको खुश रखता है। क्योंकि खुश रहना जो है यही ज़िंदगी का मकसद है। एक तो ज़िंदगी है हमारे पास, ठीक है, बार बार तो आनी नहीं है, तो इसको हमेशा खुश रह के गुजारना है। और उसके लिए बेस क्या है? पॉजिटिव रहना, अच्छी सोच रखना, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, इस पैगाम के साथ हम आगे चलते हैं। देखें अब हमने क्या करना है जी, 3.6 एक्सरसाइज करनी है। अब ये जो एक्सरसाइज है ना, ये हमारा निचोड़ है इस पूरे चैप्टर का। आसान है, सिंपल है, कोई मसला नहीं है। इसमें ये करना है कि हमारे जो लॉन्ग सवाल आते हैं उसके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है। इस चैप्टर में से जो लॉन्ग आ सकता है वो मैक्सिमम ये वाली एक्सरसाइज है। इसमें से पक्का सवाल होता है, लॉन्ग वाला लाजमी है, आना ही आना होता है। तो इसको हमें तैयार करना है, बेहतर अंदाज में लेके चलना है। अब देखिए इसमें है क्या। इसमें हमने करना है जी सोल्यूशन फाइंड करना है, आंसर निकालना है। जैसे हम आंसर निकालते हैं, एक्स का आंसर क्या आता है, वाई का आंसर क्या आता है, वेरिएबल्स की वैल्यू क्या है, वो हमने फाइंड करनी है। किसकी? ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। साइमल्टेनियस क्या होता है कि उसमें आप जब एक्स वाई का आंसर निकालने लगते हैं, जो कि वेरिएबल्स हैं हमारे, तो उनके जितने वेरिएबल्स होंगे उतनी इक्वेशंस होती हैं और उनको हम आपस में हल करवाते हैं। ये आपस में हल करवाना वो भी साइमल्टेनियस की डेफिनेशन में चीज़ आती है। और वैसे डेफिनेशन यही बनती है कि जितने वेरिएबल्स हों उतनी ही इक्वेशंस होती हैं। अगर 3 वेरिएबल फाइंड करने हैं, एक्स वाई जेड, उनके आंसर्स निकालने हैं, तो आपके पास 3 इक्वेशनें होंगी। अभी हमने क्या करना है, हमने 2 इक्वेशनें करनी है। ये देखें आपके सामने है, ये 2 इक्वेशंस हैं, ठीक है, और उनमें क्या है कि वेरिएबल भी 2 है। तो 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन, इसलिए ये क्या बन जाती है? साइमल्टेनियस। और लीनियर है। लीनियर का मतलब ये कि एक्स और वाई की जो पावर है वो हाईएस्ट पावर वो 1 है। ये जो एक्स वाई ऐसे ही लिखते हैं तो इसके ऊपर पावर नहीं लिखी जाती, क्योंकि ये अंडरस्टूड होता है कि 1 पावर मौजूद है। कोई भी चीज़ आप लिखते हैं, 2 3 4 5, कोई भी नंबर लिखते हैं, वेरिएबल लिखते हैं, उसकी पावर 1 होती है, अंडरस्टूड है, वो होती है। 1 के अलावा कोई शो करनी है फिर वो लिखी जाती है 0 माइनस में 2 3 4 एंड कुछ भी, तो फिर वो हमें शो करानी पड़ती है। 1 के लिए कोई ज़रूरी नहीं होता। इन सब की पावर 1 है। 19 के ऊपर भी 1 पावर है, ठीक है। तो 1 पावर क्या है? लीनियर है। तो ये हमें लीनियर को याद रखना है। और इक्वेशंस है, जाहिर है। तो इस तरह की इक्वेशनें आए तो उनको मैट्रिसेस की मदद से हल करना। वैसे तो हमारे पास और तरीके होते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, इनको कटवा ले किसी एक वेरिएबल को, ठीक है, वो सारे मेथड है, पुट कराने वाला मेथड, तो वो हम कर सकते हैं और बाज़ का तो वो आसान भी होते हैं। लेकिन बहरहाल ये भी एक तरीका डेवलप किया गया था, मैट्रिसेस के ज़रिए कैसे करेंगे। तो ये ज़ाहिर है मैथ पढ़ रहे हैं तो हमें ये आना चाहिए, तो वो हमने करना है। अब यहाँ पे जब मैट्रिसेस के ज़रिए से करेंगे तो हमारे पास 2 तरीके हैं। एक है जी मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, जो कि अभी हमने देखा, इन्वर्स फाइंड करना। ये पिछली एक्सरसाइज में हम इन्वर्स ही करते रहे थे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ज़रबी मकूस निकालना। तो उस तरीके के ज़रिए से वो भी हम करेंगे। तो वो तरीका लगाना, और दूसरा क्रैमर रूल लगाना। अब क्रैमर रूल क्या है वो भी मैं छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा शुरू में बताता हूँ, फिर एक्चुअल सवाल करेंगे, फिर आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो पहला हमारा मेथड है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वाला जो मेथड है, ठीक है, मैट्रिक्स इन्वर्जन वाला मेथड। उसमें क्या करते हैं कि हमारे पास ये जो इक्वेशन होती है ना, ये वाली, इसी तरह की आनी है इक्वेशन हर सवाल में। तो इसको हम पहले ना इसकी मैट्रिक्स फॉर्म बनाते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म जब बनती है ना, तो ये जो कोएफिशिएंट्स है 3 5 4 2, इनका एक अलहदा मैट्रिक्स बनता है जिसका नाम हम ए रखते हैं। एक्स और वाई का अलहदा मैट्रिक्स बनता है जिसका नाम कैपिटल एक्स रखते हैं, और इस वाले का एक अलहदा मैट्रिक्स बनता है जिसको हम बी का नाम रखते हैं। तो ऐसे करके ये रिलेशन बन जाता है ए एक्स इज इक्वल टू बी। तफसीलन अभी सवाल में करेंगे। और यहाँ से ये जो x है इसका आंसर निकालना है, तो a को उठा के उधर ले जाते हैं तो a का इन्वर्स हो जाता है। तो अल्टीमेट हमारे पास ये एक फार्मूला बन जाता है, इसको यूज़ करके हम आंसर निकाल लेते हैं। अभी डिटेल करेंगे। और क्रैमर रूल में भी ये शक्ल बनाते हैं ax इज इक्वल टू बी, लेकिन उसमें फिर क्या करते हैं कि ये जो a मैट्रिक्स बना है
इसके डिटर्मिनेंट लेते हैं। पिछली एक्सरसाइज में हमने डिटर्मिनेंट भी सीखे थे। अगर आपने वो पिछली एक्सरसाइज अभी नहीं देखी तो उसको ज़रा देख ले, क्योंकि वहाँ पे डिटेल है सारी चीज़। ओके, तो उसमें डिटर्मिनेंट करेंगे। डिटर्मिनेंट जो है वो ए का भी डिटर्मिनेंट होगा, A1 भी होता है, A2 भी होता है। अब 1 2 जो है आपकी एक्सरसाइज में या इस बुक के अंदर ये 1 2 की शक्ल में नहीं है, यहाँ पे AX और AY की शक्ल में है। ठीक है, अब ये डिटेल में आपको समझा देता हूँ सवाल करते हुए, क्योंकि ऐसे नहीं समझ आएगी। तो जब x निकालना हो तो ये फार्मूला लगाएंगे, y निकालना हो ये फार्मूला लगेगा। अभी फ़िलहाल इतना ही जहन में रखें। अब सवाल करते हैं ना, सवाल करते हुए आपको ईची बीची जो चीज़ है वो क्लियर हो जाएगी, हर चीज़ कि क्या हो रहा है इसमें। अब देखें, ये हमारे सामने एक्सरसाइज आ गई। एक्सरसाइज हमारी 3.6 है और जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहे हैं, सॉल्व हल करें बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, जो पहला तरीका है उसके ज़रिए। अब चूँकि पहला सवाल था ना, तो मैंने देखें उसको ज़रा ना कोशिश की है ज़रा प्यारा प्यारा करके प्रॉपर आपको ना स्टेप बना के दूँ। फर्दर आगे मैं स्टेप बाय स्टेप हल करता हूँ, लेकिन मैंने कहा एक दफ़ा ना आपको प्यारा प्यारा ज़रा बना दूँ कि स्टेप्स बनाने कैसे, ज़रा आपको भी एक आइडिया हो जाए, क्योंकि खुद हल करते हुए थोड़ी सी लिखाई ख़राब हो जाती है। सो देखें क्या करना है हमने। हमारे पास ये पहला पार्ट है, उसमें देखेंगे दोनों इक्वेशन उसने दी हुई हैं। ठीक हो गया। पहला काम मैंने आपको क्या बताया, आपने इसको मैट्रिक्स की शक्ल बनानी है, कालबों की शक्ल में इसको कन्वर्ट करना होता है। कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है। पहले तो ये देखें कि सवाल में प्रॉपर तरतीब लगी हुई है कि नहीं। तरतीब प्रॉपर लगी होनी चाहिए। देखें ना, 2x 5y 19 4x 3y 1, यानी कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट, y के नीचे y, x के नीचे x। ये तरतीब ज़रूरी है, क्योंकि इससे ही फर्दर आगे सवाल हल होना है। ठीक है, तरतीब लग गई। अब लिखेंगे हम राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म, कि भाई मैट्रिक्स फॉर्म बनाने लगे हैं। तो देखें, जस्ट इनके आपने कोएफिशिएंट पकड़ लेने हैं। ये जो अददी सर कहते हैं, ये 2 4 5 -3। वैसे ही उसी तरतीब से देखें, 2 है नीचे 4 है, नीचे 4 5 है प्लस का, फिर -3 है तो -3 भी लगाना है। नेगेटिव साइन को भी साथ लेके आना है, माइनस को अहमियत देते हैं। उसके बाद जो वेरिएबल्स हैं दो, एक्स और वाई वेरिएबल है ना, ठीक है, तो उनको आपने ऐसे कॉलम की शक्ल में उसके साथ लिख देना है। उसका एक अलग मैट्रिक्स बनाना है, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, और साथ ये मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। ठीक है, इनके दरमियान में कुछ चीज़ नहीं लिखनी, ये मल्टीप्लाई की शक्ल में। और इक्वल टू के उस साइड पर जाएं तो 19 और -1 जो है उसको अलग से एक मैट्रिक्स बना लें। क्योंकि अब देखें, ये वही चीज़ है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई कराते हैं ना तो यही वापस आ जाएगा रिटर्न। ये देखें, अगर हल्का सा मैं आपको आइडिया दूं, ये रो ये कॉलम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो 2 ने x के पास जाना है, 5 ने y के पास जाना है, तो 2x + 5y, वो देखें ये चीज़ बन जाती है। और इक्वल टू इधर से सामने 19, वो 19। इसी तरह जब नीचे वाले से मल्टीप्लाई कराएंगे इसको, 4x - 3y, वो देखें ये बन जाता है इक्वल टू -1। तो ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल है। ये सवाल भी आ जाता है कि ये शक्ल दी हो तो ये बनाएं, ये शक्ल दी हो तो ये बनाएं। तो ये भी एक अलहदा से एक शॉर्ट सवाल है। ठीक है, तो ये भी हमें आना चाहिए। अब अगला स्टेप क्या करना है हमने, ये अब जाहिर है एक कांस्टेंट नंबर्स वाला मैट्रिक्स है, तो हमने हमेशा इसका नाम ए रखना होता है। आगे बार बार हमने ये काम करना है, तो इसका नाम हम ए रख लेते हैं। ये एक ट्रेडिशनल तरीका है, आप B C D रख ले, लेकिन नॉर्मली हम ए रखते हैं। इस वाले का कैपिटल X नाम रखते हैं। इसमें देखिए छोटा x है, ये स्मॉल x लिखना है, बाहर ये कैपिटल X। अब ये भी ट्रेडिशनल है कि इसका आप कैपिटल X नाम रख देते हैं, और इसका भी ट्रेडिशनल है कि B नाम रख लेते हैं, शुरू से चलता आ रहा है। आप कुछ और नाम रख ले, गलत नहीं होता, लेकिन जाहिर है आप देखने एग्जामिनर जो चेक करने वाला है वो किस लेवल का बंदा है, ठीक है, वो देखना पड़ता है। तो इसका नाम A, इसका नाम X, इसका B, और जाहिर है कि ये A और X आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब देखें, चूंकि ये इन्वर्जन मेथड है, तो हमें ये जो A मैट्रिक्स होता है ना, इसका इन्वर्स निकालना होता है। अभी मैंने आपको फार्मूला भी दिखाया कि वहाँ पे A का इन्वर्स हमें चाहिए। तो पिछली एक्सरसाइज की थी कि जब भी हमने किसी का इन्वर्स निकालना होता है तो उसमें उसके फार्मूले में इन्वर्स वाले के क्या चीज़ें करते हैं, उसका एक डिटर्मिनेंट लेते हैं, एडजॉइंट लेते हैं। तो ये A वाला जो है, A = लिख के उसका हम डिटर्मिनेंट शुरू कर लेंगे। और डिटर्मिनेंट के लिए आपको बताया ऐसे 2 लाइनें लगाते हैं, लाइनें लगा लेंगे, इक्वल टू लिखेंगे। अब जाहिर है जैसे तरीकाकार होता है, 2 और -3 मल्टीप्लाई होने हैं, माइनस फार्मूले का, और 5 और 4 मल्टीप्लाई होने हैं। ठीक है ना, ऐसे ज़रा मैंने पहले लिखा है, ज़रा लिखाई देखें अच्छी है, प्रॉपर स्टेप बने हुए हैं। आपने भी ऐसे कोशिश करनी है बनाने की। 2 3 = 6 हो गया, साथ उसका अपना माइनस भी है, ये -5 4 = 20, और 20 और 6 दोनों देखें नेगेटिव के हैं।
तो दोनों ऐड होंगे, ऐड होकर 26 आएगा, साइन उसका नेगेटिव, कैलकुलेटर पे कर ले साथ, और साथ एडजॉइंट लेना था। तो एडजॉइंट में हमने यही कहा था ना, इन दोनों ने जगह चेंज करनी होती है, इन दोनों ने अपने साइन चेंज करने हैं। तो वो देखें हमने कर लिया, -3 इधर आ गया 2 और वो साइन चेंज हो गए, डिटर्मिनेंट भी आ गया, एडजॉइंट भी आ गया। अब आप इन्वर्स वाला फार्मूला लगा के उस फार्मूले को एक दफ़ा लिखेंगे। देखें हमने फार्मूला लिख लिया एक दफ़ा, ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए, और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू लगाई, एडजॉइंट की वैल्यू लगा दी। यहाँ तक इन्वर्स वाला तरीका है जो हमने पीछे किया हुआ है। अब इसको यहीं छोड़ देना, और अगेन गलती नहीं करनी, 26 को अंदर नहीं लेके जाना, कोई ज़रूरत नहीं है, फजूल तंग होंगे हम। कोई बताता भी है आपको तो वो अब न मत करें, क्योंकि मुश्किल हो जाती है, आगे मल्टीप्लिकेशन करनी है। इसको हमेशा बाहर रखते हैं आसानी के लिए, ले जाएं तो इशू नहीं है, लेकिन आसानी यही है कि इसको बाहर रखें। तो ये इन्वर्स निकाल लिया। अब हमारा जो फार्मूला है, देखें ये हमने बनाया था ना, ax इज इक्वल टू बी। तो जब हमने x फाइंड करना है तो a उठ के उधर जाना है, a का इन्वर्स हो जाना है। तो हमारे पास फिर ये अल्टीमेट फार्मूला आ जाता है, x इज इक्वल टू a इन्वर्स b। अब यहाँ पे क्या है कि जी a इन्वर्स की वैल्यू लगाएं। देखिए a इन्वर्स हमने ये लिख लिया बाहर, ये और ये, और साथ b की वैल्यू जो हमने ये बनाई हुई है, इसको हमने कहा था b 19 - 1 को, तो उसको उसके साथ लिख लें। तो देखिए हमने उसको उसके साथ लिख दिया। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन है, ज़रब है, तो ये बाहर वाली चीज़ को बाहर ही रखें, और जैसे रो कॉलम मल्टीप्लाई होते हैं, ज़रब होते हैं, देखिए प्रॉपर मैंने स्टेप बना दिए हैं। इक्वल टू के नीचे इक्वल टू लिखते हैं। सो -3 19 ज़ार होगा, और -5 और -5 ने आपस में 1 ने आपस में होना है। फिर इस रो के साथ ये कॉलम, -4 के साथ 19 और 2 के साथ -1। ठीक है, अब अगले स्टेप में इनको ज़रब दे लें, 19 3 ज़ार 57, ऐसे 5 आ गया। ठीक है, इस तरह से फिर और एक स्टेप में आगे लेके जाएं, ये बाहर वाला ऐसे ही आता जाएगा, और फिर इन दोनों को प्लस माइनस कराते जाएं, ये आ जाएगा। अब जब सिंगल सिंगल वैल्यू आ गई हैं, अब 26 को अंदर लेके जाएं माइनस के समेत। ठीक है, तो ये 26 दोनों के ओवर में आएगा, तो उनके बटे में ले आए। बटा ज़रा मैंने ऐसे करके स्टाइलिश करके बनाया। ठीक है, ये आपको बताया था, ये बड़ी भी चीज़ ओवर में होती है, तो इसको ऐसे लिख लें, और कैलकुलेटर में इनको डिवाइड करके देख लें। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर वाला 2 आ जाना है, नीचे वाला 3 आ जाना है, माइनस आपस में कट जाने। और इधर देखें इस साइड पे क्या आ रहा था, ये कैपिटल एक्स की जो वैल्यू है एंड पे जाके आप लगा ले, कैपिटल एक्स हमारा एक्स वाई था, और वही एक्स वाई चूँकि फाइंड करना था, तो फिर एक्स के सामने जो वैल्यू है वो उसकी हो जाएगी, और वाई के सामने उसकी वैल्यू हो जाएगी। तो एक्स इक्वल टू 2 आ गया, और वाई इज इक्वल टू 3 आ गया। ये पूरा एक प्रोसीजर किया जाता है। ये कौन सा तरीका है? मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। इसमें देखें ऑलमोस्ट वही काम है जो पीछे हम करके आ चुके हैं, लेकिन जाहिर है कि इसमें आप देखें ये 2 पेजेस के ऊपर एक सवाल आया है, तो ये अगेन लेंथी है, लेकिन इसमें 4 नंबर का जो लॉन्ग सवाल है ये पक्का होता है। अच्छा जी, अगला पार्ट हमने लिख लिया है 3x + 2y = 7 है फर्स्ट इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन भी नीचे मौजूद है। अब तरीका हमें समझ आ गया। सबसे पहला काम क्या होगा कि इसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म बनानी है, कालब की शक्ल देनी है। तो हमने पहले लिखना है राइटिंग, ठीक है, ऐसे करके राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म, मैट्रिक्स फॉर्म ऐसे करके ज़रा एक दफ़ा लिख लें। उर्दू में क्या लिखेंगे? कालब की शक्ल में लिखने से, कालब की शक्ल में लिखने से। अच्छा जी, कैसे बनेंगे? देखें, इसके कोएफिशिएंट्स लेंगे 3, 5, 2 एंड -1। सो 3, 5, 2, -1। इसको आपने मैट्रिक्स की शक्ल दे लेनी है। इसी के साथ हमने x और y को लिखना है उसकी कॉलम की शक्ल में, और उसके साथ ये जो हमारा b वाला बनना होता है 7 और 16 कॉन्स्टेंट्स जो होते हैं उनको हमने अलग लिख देना होता है। तो ये इसकी मैट्रिक्स की शक्ल बन गई। फिर आपको पता है कि हमने इनके नाम रखने होते हैं, इसको a कह लें, इसको कैपिटल X कह लें, और इसको हमने b का नाम रखना है। अब हमें पता चल गया कि a हमारा ये वाला है, तो आपने उसको अलहदा से लिख लेना है क्योंकि इसी का हमें इन्वर्स बनाना है। तो a की वैल्यू जो 3, 2, 5, -1 आई है उसको हमने लिख लेना है। लिख लिया। अब a का आपको पता है जब इन्वर्स फाइंड करना है तो क्या करना है उसका, फिर हमें डिटर्मिनेंट चाहिए होगा। सो 3, 2, 5, -1 ऐसे 2 लाइनें लगाएं। अब डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट कर ले, 3 और 1 को ज़रब दें, 3 1 ज़ार 3 माइनस फार्मूले का 2 5 ज़ार 10, तो ये देखें अल्टीमेटली क्या आ गया -13, उसका डिटर्मिनेंट आ गया। फिर इसी का हमें एडजॉइंट लेना था, तो एडजॉइंट ऑफ ए वो क्या होगा, उसमें आपने यही करना है, इनकी जगह चेंज, -1 यहाँ 3 इधर, और इनके साइन चेंज, तो हमने वो साइन चेंज भी कर दिए। ठीक हो गया। अब इन्वर्स का फार्मूला लिख लें या इन्वर्स की वैल्यू भी डायरेक्ट लगा लें, बड़ी दफ़ा हमने किया है। तो क्या होता है 1/a डिटर्मिनेंट यानी कि -13, और अंदर उसके साथ एडजॉइंट ने आना होता है
-1 -2 -5 और 3। लो जी, यहाँ तक हमने इन्वर्स बना लिया। अब जब इन्वर्स बन जाए तो फिर अगला जो एक्स्ट्रा स्टेप हो वो क्या होता है कि इन्वर्स को b से हमें मल्टीप्लाई करवाना है। सो फार्मूला था x इज इक्वल टू a इन्वर्स b। a इन्वर्स के साथ b को मल्टीप्लाई कराते हैं तो वो हम अगले पेज पे ले आते हैं। सो x इज इक्वल टू, अब a इन्वर्स क्या फाइंड किया हुआ है 1/13 माइनस के साथ, और उसके साथ एडजॉइंट था हमारा -1 -5 -2 एंड 3, और इसके साथ किसने मल्टीप्लाई होना है b ने, तो b की वैल्यू हमारे पास है 7 और 16। लो जी, इसको हमने लिख लिया, इसको हल कर लेते हैं। 1/13 बाहर ही, अंदर मल्टीप्लिकेशन, ये रो ये कॉलम, -1 7 के साथ -7 हो जाएगा, -2 ने 16 के साथ ज़रब होना है, 16 2 बार 32, लेकिन माइनस का 32। अब इसी तरह जो नीचे वाली रो है इससे मल्टीप्लाई, 5 7 35 और 16 3 कितना होता है जी 48, 16 3 बार 48, 48 ये आ गया। अब इसको फर्दर अगले स्टेप में लेके चले। 1/13 बाहर वाले को नहीं छेड़ना, उसको साथ साथ लाते जाना है। 32 और 7 हो जाएंगे ये 39, और 48 में से 35 निकाल दे तो ये कितना आ जाता है 8 और 5 वहाँ से 13 आ जाता है। अब चूंकि ये सिंगल अमाउंट हो गई है तो 13 को अंदर ले जाएंगे, आप जुबानी भी कर सकते हैं क्योंकि 13 ने जाके डिवाइड ही कराना है ना। तो इस साइड पे ये जो कैपिटल X था उसकी वैल्यू लगाएं भाई, ऊपर X है नीचे Y है, और यहाँ पे 39 को 39 को 13 ने तकसीम कराना है तो ये 3 आ जाएगा, माइनस माइनस कट जाएंगे, और इस 13 को इस 13 ने भी डिवाइड करना है 1, लेकिन इसका माइनस भी साथ आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहीं पे मैं लिख देता हूँ, थोड़ी सी कंजूसी करते हैं। x इज इक्वल टू 3 आ गया और y की वैल्यू क्या आ गई -1, आमने सामने। ठीक है, ऐसे करके ये वैल्यूज हम उसको लिख देंगे और यहाँ पे छोड़ देंगे। तो कुछ स्टेप्स हमने नहीं किए तो ये 1.5 पेज बन गया। अच्छा जी, तीसरा पार्ट भी हमने लिख लिया है। इक्वेशन आपके सामने है, बिल्कुल तरतीब लगी हुई है, x के नीचे x, y और कांस्टेंट। ठीक है जी, इसको मैट्रिक्स फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। x की वैल्यू यहाँ पे 1 है, उसके साथ कोएफिशिएंट, नीचे x के साथ 2 है, यहाँ -2 है, और उधर आगे y के साथ 7 आ गया। उसके साथ हमने x और y को लिखना होता है, और उसके साथ हमने फिर b की जो वैल्यू है 9 एंड -4 इसको लिख लेना है। अगेन हमारा स्टेप क्या होगा कि इस वाले को हम a कहते हैं, इस वाले को x कहते हैं, और इस वाले को हम b कहते हैं। वैसे जो अगला सवाल होगा ना उसमें हम नाम चेंज करके देखते हैं। ठीक है, उससे भी फ़र्क कोई नहीं पड़ता, लेकिन चेंज करते हैं ज़रा, हमें पता चले कि चेंज करके भी हो सकती है चीज़। तो बहरहाल अभी हमारा ये वाला है। ठीक है जी, अब इसी का मैं डायरेक्ट डिटर्मिनेंट भी कर लेता हूँ, क्योंकि इसका हमने डिटर्मिनेंट लेना है, क्योंकि हमें इसका इन्वर्स बनाना है। तो ऐसे करके डिटर्मिनेंट शुरू कर दें। 7 और 1 की मल्टीप्लिकेशन होनी है माइनस फार्मूले का, और 2 और -2 ने आपस में मल्टीप्लाई होना है। तो 7 1 7 हो गया, और दोनों माइनसेस मिलके प्लस, 2 2 4, और ये कितना हो जाएगा 11। तो ए डिटर्मिनेंट हमारे पास 11 हो गया। ओके, तो ए हमारे पास सामने मौजूद है, और इसका हमें क्या बनाना है एडजॉइंट, क्योंकि अभी हमने डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया है। तो एडजॉइंट के लिए 7 यहाँ और 1 इधर, जगह चेंज हो गई, इनके साइन चेंज, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, एडजॉइंट भी आ गया। अब इसका इन्वर्स क्या है, इन्वर्स का फार्मूला था 1/a डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट ऑफ a, ये फार्मूला है। तो डिटर्मिनेंट अभी हमने फाइंड किया है, उसकी वैल्यू क्या आई थी 11, पॉजिटिव 11। तो 1/11 लिख के, और उसके साथ एडजॉइंट 7 -2 2 एंड 1। तो ये हमारे पास इन्वर्स आ गया। अब अल्टीमेटली हमें आंसर बनाना है, तो x इज इक्वल टू a इन्वर्स b, यही फार्मूला है हमारा। a इन्वर्स हमने बनाया 1/11, और साथ उसके जो एडजॉइंट था 7 2 -2 1, और उसके साथ b की वैल्यू, b हमारे पास क्या थी जी 9 एंड -4। तो यहाँ 9 लिख लिया, यहाँ -4। अब देखिए ये सारी रेपिटिशन है। ठीक है, ये आप जाहिर है 1-2 सवाल आप खुद समझ के बाकी खुद करें। ठीक है, जो कन्फ्यूजन आती है फिर आप दोबारा से देख लिया करें। तो ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है सारा, मैक्सिमम प्रैक्टिस के साथ ये काम होता है। ये रो ये कॉलम, 7 9 बार कितना हो जाता है 63, 7 9 बार, और 2 4 बार ये 8 हो जाएगा। अब ये और ये -2 8 9 कितना होगा 18, और ये -4 और 1 होके -4। लो जी, ये चीज़ें आ गई। अब अगला स्टेप और करेंगे, इसको 63 में से 8 निकाल दें, 3 इधर से निकल गए 60 और 5 55।
55 और ये दोनों मिलके हो जाएंगे 22। लो जी 22 आ गया और बाहर 11 है और यहाँ x की वैल्यू भी लिख लें कि ये स्मॉल x और स्मॉल y की वैल्यूज़ हम फाइंड कर रहे हैं। अब 11 जो है अंदर जाके डिवाइड करेगा, चलें स्टेप बना लेते हैं। 55 के नीचे भी 11 और 22 के नीचे भी 11 और ऐसे करके उसको आप ब्रैकेटें लगा दें। ठीक हो गया। अब 11 ने इनको डिवाइड करना है तो 11 5 ज़ार होता है और ये 11 2 ज़ार हो जाएगा, तो ऐसे। और इधर से हमारा ये x और y आ रहा था, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई और y की वैल्यू -2 आ गई। चलें जी, ये हमारा 4 वाला पार्ट है। इक्वेशंस मौजूद हैं, इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म बनाते हैं। लो जी लिख लेते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म बनने लगी है। मैट्रिक्स फॉर्म कालबी शक्ल। ओके, तो क्या बना रहे हैं जी, कॉन्स्टेंट्स को देखें 3 और 1। अगेन ये याद रखना है, ध्यान रखना है, एक्स और वाई और कॉन्स्टेंट तरतीब लगी होनी चाहिए। बाज़ का अगर वो चेंज करके दे देता है तो आपको पहले तरतीब लगानी है, फिर वैल्यूज़ को लेना है, क्योंकि तभी वो काम जो फार्मूला है वो लगेगा उसके ऊपर। सो 3 और 1, 2 और -2 ये आ गई वैल्यूज़। उसके साथ हमारा वेरिएबल्स जो हैं एक्स और वाई वो आ गए और इधर हमारे जो कॉन्स्टेंट्स हैं 2 और -2 वो आ गए। ठीक हो गया। अब नाम रखने की बारी आ गई। हमने कहा था नाम चेंज करने हैं तो कर लेते हैं। इसका नाम हम रखते हैं सी। ठीक है जी, इसका नाम सी रख लिया। अब चूंकि ये वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, पहले हम उनका नाम क्या रखें, कैपिटल एक्स, तो यहाँ पे हम इसका नाम रख लेते हैं कैपिटल वाई, कोई मसला नहीं है। ठीक है, इक्वल टू, देखिए आपको पता चले ना कि डिफरेंट चीज़ भी होती है, हाली रटा रटाया काम नहीं होता, डिफरेंट काम भी हमें आने चाहिए ना, थोड़ी हमारी जो क्रिएटिविटी है वो बढ़नी चाहिए। तो इसको बी रखा हुआ था, इसका नाम हम रख लेते हैं डी। सी वाई इज इक्वल टू डी। अब मेन जो हमारा मैट्रिक्स है वो तो सी वाला है, क्योंकि सी वाले का ही हमने, इसी वाले का जिसको हम ए कहते थे उसी का इन्वर्स निकालना है, तो इसका मतलब सी का इन्वर्स निकालना है। तो चलें इसको शुरू कर देते हैं कि सबसे पहले सी का हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। सो 3 1 2 -2 ऐसे करके लिख लिया। मल्टीप्लाई करवाते हैं, 3 2 ज़ार 6 हो गया, माइनस फार्मूले का 2 1 ज़ार 2 और ये कितना आ रहा है जी, -8। डिटर्मिनेंट आ गया। अब इसी सी का जो है वो एडजॉइंट लेना है, तो हम इसको लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ सी, एडीजे। एडीजे याद रखें, एडीजे, उर्दू वाले भी एडीजे लिखें। एडजॉइंट ऑफ सी इज इक्वल टू, अब इसमें भी ज़ाहिर जगह चेंज, -2 इधर आ गया, 3 इधर और इनके साइन चेंज। लो जी ये एडजॉइंट आ गया। अब सी का इन्वर्स क्या फार्मूला होना चाहिए, 1/c डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट ऑफ सी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा काम है। सो डिटर्मिनेंट हमारा आया था -8, तो 1/-8 माइनस यहाँ लिख लेते हैं और उसके साथ उसका एडजॉइंट लिख लेते हैं। एडजॉइंट हमारा है -2 -1 एंड 3। लो जी इन्वर्स आ गया। अब जब इन्वर्स आ जाए तो फिर अगला स्टेप क्या है कि हमें अगर x फाइंड करना है, सॉरी अब यहाँ पे हमें y फाइंड करना है, तो कैपिटल Y इज इक्वल टू सी का इन्वर्स और d। जैसे हम लिख देते a का इन्वर्स इंटू b, ठीक है, सी का इन्वर्स इंटू डी, तो इनकी आपस में मल्टीप्लिकेशन होनी है। चले स्टेप यहाँ पे शो करा देते हैं। -1/8 है और उसके साथ उसका एडजॉइंट -2 -1 -2 3 और उसके साथ जो उसको हमने डी बनाया 2 और -2 जो कांस्टेंट टर्म्स थे, इनको लिख लेते हैं। चले मल्टीप्लाई भी यहाँ कर लेते हैं, कंजूसी अगेन हम करते हैं थोड़ी सी, इनको ज़रब दे लेते हैं। सो ये रो ये कॉलम, -2 ने 2 के पास जाना है -4 हो जाएगा, -2 ने -2 के पास जाना है प्लस का 4 हो जाएगा। लो ये तो वैसे ही रो रहे हैं। ओके आगे चलते हैं। अब ये रो ये कॉलम, -1 2 ज़ार -2 और 3 2 ज़ार 6, लेकिन उसके साथ माइनस है। ठीक है, अगेन यहीं पे करने की कोशिश करते हैं। -1/8 अगला स्टेप, 4 और 4 खत्म हो गए, 0 आ गया और 6 और 2 मिलके -8। अब देखें बाहर भी -1/8 है, अंदर भी अंदर ये जो नीचे वाला ये 8 आ रहा है। अब यहाँ पे कंजूसी खराब हो जाएगी। अगला स्टेप हम बना लेते हैं, ज़रा हमें क्लैरिटी आए कि हम क्या कर रहे हैं। इस साइड पे y था ना और इधर हमारा क्या था जी, -1/8 और ऊपर 0 बना था और यहाँ पे 8 बना था। इसको एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि हमने सही बनाया है। हाँ देखें ना, गलती हो जानी थी, ये आ रहा है। अब इसको ज़रा शक्ल बनाएं। ये जो y हमारा जो कालब है या मैट्रिक्स है वो क्या था, वो वही है x और y। ठीक है, उसको हमने फाइंड करना है। अब इस 8 को अंदर ले जाएं, 0/8 कर लें, माइनस भी साथ रख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ये -8/-8 क्योंकि अपना भी उसका आना है। तो ये 0 को डिवाइड करके वो तो 0 ही रहेगा और 8 और 8 डिवाइड होकर 1 हो जाएंगे, माइनस माइनस कट जाएगा। तो इसका मतलब आ गया कि x और y की वैल्यूज़ हमारे सामने मौजूद है कि x की वैल्यू किसके बराबर है, 0 के, और y की वैल्यू 1 है। अल्टीमेटली x और y की वैल्यूज़ ही निकालनी है।
लेकिन उनको हल करते हुए हमने सी डी का नाम रख लिया, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आंसर तो वही आया। तो ये दिखाना आपको मकसद था। तो ये हमारे 4 पार्ट्स हैं इन्वर्जन मेथड के। प्रैक्टिस आपने खुद करने हैं, एक आध सवाल देखा करें, बाकी खुद किया करें। अब करेंगे सेकंड क्वेश्चन, जिसमें आई थिंक क्रैमर रूल होगा, उसको करते हैं। चले अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्रैमर रूल है, आपके सामने मौजूद है, उसको कहते हैं इस्तेमाल करें। इक्वेशन उसी तरह से होगी, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। ये पार्ट नंबर 1 हमारे सामने इक्वेशंस बनी हुई है। तो स्टार्टिंग उसी तरह से है, राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म, काल्बी शक्ल में लिखने से, ठीक है, वो हम करेंगे। तो इसके कोएफिशिएंट्स 1, 2, 4 एंड -1, इसको लिख लेते हैं 1, 2, 4, -1। इसको मैट्रिक्स की जो ब्रैकेटें हैं वो लगा लेते हैं, इसके साथ जो वेरिएबल्स हैं x और y उनको लिख लेते हैं, और इधर से हमारे पास जो b वाली टर्म बननी है 4 और 5, इसको लिख लेते हैं। उसी तरह से इसका नाम a रख लें, इसका नाम कैपिटल X रख लें, इसका नाम जो है वो कैपिटल B रख लें। अब क्या करना है, अगला काम अब डिफरेंट होगा, क्योंकि वहाँ पे था मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, इन्वर्स के तरीके से हल करें। अब यहाँ पे तो इन्वर्स नहीं करना, तो वो जो डिटर्मिनेंट लेना, एडजॉइंट लेना, वो सारा कुछ हम यहाँ पे नहीं करेंगे। क्रैमर के लिए जो आपने याद रखना है, जो जहन में बात रखनी है, वो 3 आपने डिटर्मिनेंट लेने हैं, 3 डिटर्मिनेंट। एक तो इस a का ही लेना है डिटर्मिनेंट, और एक ax है और एक ay है। अब उसमें क्या फ़र्क होगा वो हमने यहाँ पे बस समझना है, और ये ज़्यादा आसान मेथड है, इन्वर्जन से भी ज़्यादा आसान है। देखें, सबसे पहले तो आप a को रखें ना सामने, क्योंकि सारा काम इसी के ऊपर होना है। 1, 2, 4 एंड -1, ठीक हो गया। अब पहले तो इसका a का डिटर्मिनेंट हम बना लेते हैं। सो 2 लाइनें लगाते हैं, इधर भी 2 लाइनें, 1, 2, 4, -1, और इसका डिटर्मिनेंट शुरू कर लेते हैं। 1 1 जार 1, साथ उसका माइनस फार्मूले का, 4 2 जार 8, तो ये डिटर्मिनेंट बन गया -9, a का डिटर्मिनेंट आ गया। अब हमने एक मैट्रिक्स बनाना है जिसको हम ax कहते हैं। x जो है वो नीचे करके सबस्क्रिप्ट करके बनाते हैं, a बड़ा और x उसके नीचे करके, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास जो ये a मैट्रिक्स था और ये जो b है, हमने क्या करना है, a का जो फर्स्ट कॉलम है उसके एलिमेंट्स को कहना है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, यहाँ से निकल जाओ, जगह खाली कर दो, तुम्हारी अब कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी जगह पे नए लोग आने लगे हैं, नए लोगों के साथ हमारी यारी दोस्ती आ गई है, तुम लोग निकलो। तो ये 1 और 2 चले जाएंगे, जगह खाली छोड़ेंगे, 4 1 की जगह पे, 5 2 की जगह पे आ जाएगा। सो 4 5 इधर और ये वैसे ही। अब ये देखें, इस तरह से हम इसको लिख लेंगे, यहाँ सामने कर लेते हैं। सो 4 और 5 यहाँ आ गया, और अगला जो 4 और -1 है वो वहीं का वहीं मौजूद रहेगा। ये एक नया मैट्रिक्स बनता है जिसमें वो जो b का इफेक्ट था वो हमने फर्स्ट कॉलम की जगह पे कर लिया। अब हमें इसका डिटर्मिनेंट चाहिए, ax का डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो वो अगेन 2 लाइनें जैसे हम लगाते हैं, 4 5 4 -1 अमाउंट्स लगाएंगे, डिटर्मिनेंट शुरू करते हैं। 4 1 जार 4, माइनस उसके साथ है अपना माइनस फार्मूले का, 5 4 जार 20, तो ये कितना बन गया जी, -24। तो हम इसको लिख लेते हैं -24। अब इसी तरह से हमें ay बनाना है, y को भी थोड़ा नीचे करके लिखें, और उसमें अब क्या होगा कि सेकंड कॉलम, दूसरे कॉलम की जगह पे b ने आना है। दोबारा इसको देखें, ये हमारा जो सेकंड कॉलम है, ये दोनों उठ के चले जाएंगे 4 और -1, और इनकी जगह पे 4 और 5 आ जाएगा। सो 1 2 4 5, ये हमारा मैट्रिक्स जो है वो बनना है, इसको हम लिख लेते हैं। सो पहला जो है वो वही रहेगा 1 2, और अगला जो सेकंड कॉलम है उसकी जगह पे 4 5 ने आ जाना है। अब ये काम है, असल काम इसमें यही है क्रैमर के अंदर। अब इसका भी हमें डिटर्मिनेंट बनाना है, तो ay का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, लाइनें लगाई 1 4 2 5, इसका डिटर्मिनेंट करें 5 1 जार 5 4 2 जार 8, तो ये कितना बन जाता है -3। अब यही 3 डिटर्मिनेंट हमें चाहिए थे, a का डिटर्मिनेंट, ax का डिटर्मिनेंट, ay का डिटर्मिनेंट। अब क्रैमर के लिए हमारे पास फार्मूला है कि अगर आपने x फाइंड करना है तो x बराबर होता है ax का डिटर्मिनेंट ऊपर और a का डिटर्मिनेंट नीचे, इन दोनों को डिवाइड करा दें। अब ax हमने क्या बनाया, ax हमने बनाया था ये वाला -24, उसकी जगह उसकी वैल्यू लगाएं, और a का डिटर्मिनेंट ये हमने फाइंड किया था वो -1 आया था, और -9 आ, उसको लिख लें।
अब यहाँ पे माइनस माइनस तो कट जाएंगे, लेकिन ज़ाहिर है 24 और 9 नहीं कटते, तो इसको ऐसे ही रखें, इनको अशारिये में नहीं लेके जाते, इनको उस तरह से नहीं लिखना होता। तो ये बन जाएगा हमारे x की वैल्यू आ जाएगी। अब इसी तरह से y के लिए y का फार्मूला क्या होगा, ए वाई आ जाएगा यहाँ पे, ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। नीचे ए का डिटर्मिनेंट ही आना है, वो नीचे ही आएगा। ऊपर ए एक्स एक दफ़ा ए वाई। जब x फाइंड करना है तो ए एक्स, जब y फाइंड करना है तो ए वाई। ऐसे करके टोटका बनाए, जेन में याद रख ले। अब ए वाई हमने फाइंड किया -3, नीचे वाला जो है वही -9 आना है। ए का डिटर्मिनेंट माइनस माइनस कट गया, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। तो x की वैल्यू ये आ गई, y की वैल्यू ये आ गई। तो ये देखें यहाँ पे इन्वर्स नहीं बनाना पड़ता, मल्टीप्लिकेशन नहीं करानी पड़ती, सिर्फ ये 3 डिटर्मिनेंट जो हैं ये हमें बनाने होते हैं और उसके बाद हमारा फार्मूला लगता है और हम वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं। अच्छा, वैसे ये है कि ये दोनों कट रहे हैं आगे से, ठीक है, वैसे नहीं था, मुझे पता चल रहा है 3 के टेबल में आ रहा है, 3 8 बार 24 हो जाएगा, 3 3 बार। तो जाहिर है जितना उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लें उतना सही है। तो ये x की वैल्यू जो है ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वैसे तो आंसर वो भी है, लेकिन अगर आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये वैल्यूज़ आ गई। अब हमारे पास जो सेकंड पार्ट है उसको ज़रा देखें। अब ज़ाहिर है यही तरीका है, ऐसे ही चलना है हमने, तो इसको हम शुरू कर लेते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म बना लेते हैं। इंग्लिश का जो जुमला आपने लिखना है या उर्दू का वो आप खुद लिख लें। क्या होगा, इसके कोएफिशिएंट्स 1 और 3 तरतीब लगी हुई है, ठीक है, 1 और 3, 2 और -2, ये हमारा मैट्रिक्स बना कोएफिशिएंट्स का। फिर वेरिएबल्स का मैट्रिक्स बनाना है और इधर से हमारे पास जो कांस्टेंट्स हैं उनका मैट्रिक्स बना लिया, ठीक है। नाम हमने उसी तरह से इसको a कहना है, ये x है, ये y है, सॉरी y नहीं है, ये b है, ax = b। और हमें पता है चूँकि क्रैमर रूल है तो 3 हमें डिटर्मिनेंट्स चाहिए। तो पहले हमें a का डिटर्मिनेंट चाहिए, तो a के लिए जो वैल्यूज़ हैं उसको आप लिख लें, सिंपल सा काम है। ओके, पूरा अगर स्टेप बनाते हैं और 1 और 2 ने ज़रब होनी है, -2 ने, माइनस फार्मूले का, फिर 2 और 3 ने आपस में मल्टीप्लाई होना है। ओके, तो 2 1 ज़ा 2 हो गया माइनस का, और -2 3 ज़ा 6, और इसका डिटर्मिनेंट भी हमारा -8 आ गया। तो a डिटर्मिनेंट आ गया जी -8। अब हमें क्या करना है जी, ax बनाना है। तो ax का जो मैट्रिक्स है वो क्या बनेगा, फर्स्ट कॉलम की जगह पे ये जो b का कॉलम है उसने आ जाना है, 7 और -3 उनकी जगह पे आ जाएगा, और अगले वो जो 2 2 हैं वो वैसे ही आ जाएंगे, 2 और -2, ठीक है जी। ये हमारा ax होगा। तो ax का जो डिटर्मिनेंट है वो अगर हम डायरेक्ट करें तो 7 और 2 ने ज़रब होना है, -2 ने, माइनस फार्मूले का, फिर 2 और -3 ने मल्टीप्लाई होना है। तो ये हो गया -14, और ये 2 माइनसेस प्लस हो के 2 3 ज़ा 6, और 6 और 14 माइनस करेंगे तो ये फिर -8 आ गया। तो ax भी हमारा -8 आ गया। उसके बाद हमने ay मैट्रिक्स बनाना है। तो ay में कहा था सेकंड कॉलम, ये कॉलम रिप्लेस होगा उससे, 1 3 और 7 -3, इसको आपने लिखना है 1 3 7 -3, और इसका भी आपने डिटर्मिनेंट बना लेना है। सो 1 के साथ -3 माइनस फार्मूले का, और 7 के साथ 3। सो 3 1 ज़ा 3, 3 7 बार 21, और 21 और 3 मिल के 24 -24। तो तीनों डिटर्मिनेंट्स आ गए, जस्ट हमने अब फार्मूला लिखना है। तो x = ax का डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट, ठीक है जी। तो ax का डिटर्मिनेंट हमारा क्या आया था, वो है -8, और a जो डिटर्मिनेंट है वो भी -8 आया हुआ है। तो कट के उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, ज़ाहिर है माइनस माइनस कट जाते हैं। और y के लिए ay का डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट, तो ay हमारा फाइंड हुआ था -24, और a डिटर्मिनेंट -8 है। तो ये भी कट के 3 के टेबल में ये 3 आ जाता है, 8 के टेबल में 3 आ जाता है, ठीक है जी। तो ये x की वैल्यू 1 आ गई, y हमारे पास 3 आ गया। तो ये सिंपल सा काम है। अब नेक्स्ट तीसरा पार्ट देखते हैं। चलें जी, थर्ड वाले पार्ट को करते हैं सेम उसी तरीके से, मैट्रिक्स फॉर्म बनाते हैं, 2 और 4 -5 -3, ये मैट्रिक्स फॉर्म बन गई कोएफिशिएंट्स की। साथ x और y ने आना है, और साथ हमारा ये जो -6 और -12 ने आना है। ये हमारा a है, ये कैपिटल X है, ये हमारे पास b है। a का डिटर्मिनेंट, a को ज़रा रखें सामने, पूरे स्टेप बना लेते हैं, 2 -5 4 -3। इन सवालों को करते हुए स्टेप्स का आपने फ़िक्र नहीं करनी। अगर एक स्टेप छूट रहा है, ये स्टेप नहीं किया, क्योंकि इसमें काफ़ी स्टेप्स होते हैं।
अगेन ट्रबल वहीं पे आती है जहाँ पे थोड़े स्टेप्स होते हैं, शॉर्ट सवाल होता है, वहाँ हमने सारे स्टेप्स बनाने होते हैं। ये चूँकि लॉन्ग है तो इसमें आप स्किप कर सकते हैं स्टेप्स, ठीक है जी। तो ऐसे उसको लिखा, ए का डिटर्मिनेंट बनाना है। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ इस वाले में सारे स्टेप्स बनाऊँ कि लो जी ऐसे ऐसे करके लिखना है। आप स्किप कर सकते हैं जैसे पिछले पार्ट में किया। अब 2 और -3 की मल्टीप्लिकेशन होनी है, माइनस फार्मूले का है, फिर -5 और 4 ने मल्टीप्लाई होना है। तो 2 3 ज़ार 6 है, 2 माइनसेस प्लस हुए, 5 4 ज़ार 20, तो ये हमारे पास आ रहा है 14। तो ए का डिटर्मिनेंट आ गया 14। अब हमने ए एक्स बनाना है, तो चले उसको शुरू कर लेते हैं। सो ए एक्स जो मैट्रिक्स है वो क्या बनेगा, फर्स्ट कॉलम रिप्लेस होना है। तो फर्स्ट कॉलम की जगह आना है -6 और -12, ठीक हो गया। और जो सेकंड कॉलम है वो उसका ओरिजिनल रहेगा -5 -3, तो -5 और -3। लो जी ये आ गया। अब इसका अगर हम डायरेक्ट ए एक्स का डिटर्मिनेंट लें तो ये मल्टीप्लाई होना होता है -6 और -3 ने, और माइनस फार्मूले का, और फिर ये दोनों आने हैं। तो -5 है, -12। अब देखिए इतने ढेर माइनसेस आ रहे हैं, इनका ध्यान रखना है, माइनस को छोड़ना नहीं है कहीं पे। ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 18 आएगा, लेकिन इनके अपने माइनसेस प्लस हो जाएंगे। यहाँ 3 माइनसेस हैं, 2 आपस में प्लस होंगे तो 1 माइनस रहेगा, और 12 5 बार 60 हो जाता है। ओके, अब 60 में से 18 निकालना है, 20 निकले तो 40 आता है, तो चूंकि 18 है 42 होगा, सो -42। अब इसी तरह से हमारा ए वाई बनना है। ए वाई में देखेंगे जो -6 -12 है वो सेकंड कॉलम की जगह पे आ गया। फर्स्ट कॉलम जो ओरिजिनल था, ओरिजिनल वैल्यू हमने लिख लेनी है। अब ए वाई का डिटर्मिनेंट जो है वो करना है, तो 2 के साथ -12 माइनस फार्मूले का -6 के साथ 4, मल्टीप्लिकेशन होगी, 12 2 बार 24 हो गया, 24 दोनों प्लस हो जाएंगे, 6 4 बार ये भी 24 होता है, और 24 में से 24 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो ए वाई की वैल्यू 0 आ गई, आने दें, कोई मसला नहीं है। अब हमें एक्स फाइंड करना है, तो एक्स का फार्मूला क्या था, ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। अब ए एक्स का हमने आंसर निकाला है -42, और ए का डिटर्मिनेंट हमने पीछे किया था वो आया था 14, और 14 के टेबल में 42 आता है, तो 14 3 ज़ार 42 हो जाता है, तो 3 इसकी वैल्यू आएगी, माइनस उसके साथ आएगा। और जब y फाइंड करना है तो ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, और ए वाई हमारा 0 आया बेचारा, और नीचे 14 आना ही आना है, और 14 0 को डिवाइड करेगा तो 0 ही रहेगा। तो x की वैल्यू आ गई -3, y की वैल्यू आ गई 0। चले जी, 4 वाला लास्ट वाला पार्ट है इस क्वेश्चन का, उसी तरह से शेप बनी हुई है, तो चले इसको स्टार्ट कर लेते हैं। 3 5 2 एंड 6, इनके साथ वेरिएबल्स x एंड y, और इसके साथ कॉन्स्टेंट्स -1 एंड 5। ये a है, ये x है, ये हमारे पास b है। a का डिटर्मिनेंट बनाते हैं। a का डिटर्मिनेंट ये वाला आ गया, 3 2 5 6, 3 6 बार 18, 5 2 बार 10, तो अल्टीमेटली ये आ गया 8। a का डिटर्मिनेंट हमारा 8 आ गया। अब ए एक्स जो है वो क्या होगा, ए एक्स में ज़ाहिर है फर्स्ट कॉलम रिप्लेस होना है, -1 5, सेकंड कॉलम वही रहेगा, ठीक है जी। ए एक्स का जब डिटर्मिनेंट करेंगे तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन है 6 की और -1 की, माइनस फार्मूले का लगा के फिर 2 और 5 की आपस में होनी है, तो 6 1 बार 6 और 5 2 बार 10, तो ये बन जाता है 16 बन जाता है। इसके बाद ए वाई होना है, और ए वाई में अगर डायरेक्ट करूं, डायरेक्ट वैसे मुश्किल हो जाएगा, वैल्यूज़ लगा लेते हैं। तो फर्स्ट कॉलम वही रहना है 3 5, सेकंड कॉलम की जगह पे बी के एलिमेंट्स जो हैं वो आ जाएंगे। सो 3 5 ज़ार 15 माइनस फार्मूले का, और 5 1 ज़ार 5, लेकिन इसका भी माइनस आ रहा है तो उसको आप प्लस कर दें, तो 15 और 5 हो जाएंगे 20। लो जी, तीनों चीज़ें हमने एक ही जगह पे कर ली, ए एक्स ए वाई सब के जो डिटर्मिनेंट्स हैं वो आ रहे हैं। तो x का फार्मूला, x किसके बराबर था, ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए एक्स हमने निकाला है -16, ए डिटर्मिनेंट आया था 8, और 8 पे डिवाइड करेंगे तो ये -2 बन रहा है, x की वैल्यू -2 आ गई। और y इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, और ए वाई हमारा आया 20, और ओवर में हमारा ए 8 है, और ये किस टेबल में आता है, 4 के टेबल में। 4 5 ज़ार 20 और 4 2 ज़ार 8, तो 5/2। तो ये हमारा क्रैमर रूल वाला सारा काम फिनिश, 4 पार्ट हमने इसके किए। अब जो अगले सवाल है हमारे वो कंसेप्चुअल सवाल है।
प्रैक्टिकल चीज़ों के सवाल है, तो उनको भी मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे करते हैं वो देखते हैं। चले अब क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं। देखें, अभी तक हमने क्रैमर रूल को और इन्वर्जन मेथड को सीख लिया कि प्रॉपर मैट्रिसेस के ज़रिए से कैसे सवाल हल किए जाते हैं। अब उन चीज़ों की प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुख्तलिफ जगह पे, जहाँ पे दो साइमल्टेनियस इक्वेशन बन सकें दो वेरिएबल्स में, तो उसको हम मैट्रिसेस की फॉर्म में कैसे हल करेंगे वो तरीका हमने यहाँ पे सीखना है। कुछ एग्जाम्पलें हैं वो हमने करनी है। अब देखें ज़रा, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है क्या है। कहते हैं एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, एक इंजीनियर है इलेक्ट्रिकल का, बिजली का इंजीनियर है, वांट्स टू डिटरमाइन द करंट, करंट को वो देखना चाह रहा है, पता चलाना चाह रहा है इन 2 ब्रांचेज ए एंड बी। तारे हैं, एक तार से करंट आई तो आगे से 2 तारे उसने कर दी, तो एक रास्ता जो है उसको ए का नाम दे दिया, दूसरे रास्ते को बी का नाम दे दिया। ठीक है जी, यहाँ तक ओके हो गया। ए एंड बी ऑफ अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट, ज़ाहिर एक सर्किट होता है, जब हम फिजिक्स केमिस्ट्री या वैसे ही साइंस पढ़ते हैं तो आपको पता है एक सर्किट पूरा किया जाता है। सर्किट बेसिकली रास्ता होता है करंट के गुजरने का और उसको मुकम्मल किया जाता है ताकि करंट गुजर सके और उसमें से चीज़ें जो है बल्ब या कोई और चीज़ वो रोशन हो सके। ठीक है, उसको प्रॉपर एक सर्किट कहते हैं। तो उस सर्किट में फिर हमारे पास ये 2 रास्ते आ गए ए एंड बी। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज, अब उसकी उसने 2 इक्वेशनें बना दी हैं। अब इन इक्वेशनों में देखें आपको x और y नज़र आ रहा है, प्रॉपर जैसे इक्वेशनें पहले थी वैसे ही बनी हुई हैं, लेकिन अब यहाँ पे ये x और y किस चीज़ की नुमाइंदगी कर रहे हैं वो भी उसने आगे बता दिया है। x इज़ द करंट इन a, जब a वाला रास्ता है वहाँ से जितनी करंट गुजरनी है वो क्या, उसका हमने क्या कह दिया जी, x करंट है। करंट जो है उसको एम्पियर में नापते हैं। फॉर एग्जाम्पल जी 10 एम्पियर करंट उसमें से गुजरेगी। ठीक है, लेकिन फिलहाल हमें उसका नहीं पता तो हमने उसको x का नाम दे दिया है। और इसी तरह से जो b रास्ता है वहाँ से करंट कितनी गुजरनी है, y। तो x और y बेसिकली क्या है, अमाउंट ऑफ करंट है कि करंट कितनी गुजरनी है, और वही हमें x और y फाइंड करके देने। सो अल्टीमेट पूरे सवाल का जो लुब्बे लबाब ये है कि हमारे पास क्या इक्वेशनें हैं कि नहीं। अब चूंकि इक्वेशनें बनी बनाई हैं, हमें कोई और थ्योरेटिकल चीज़ों की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इन इक्वेशनों को हल कर लेना है वैसे ही जैसे हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन से किया या क्रैमर से किया। अब जब भी इस तरह के सवाल आते हैं तो क्रैमर मेथड जो है वो ज़्यादा ही लगाया जाता है क्योंकि वो सादा आसान होता है, इन्वर्सिस पे नहीं जाना होता, तो हम हमेशा वही लगाते हैं। लेकिन अगेन आपकी चॉइस है। सो देखें, इसका आंसर जो है वो शुरू करेंगे, हमने पहले इक्वेशनों को लिख लेना है, फिर वही काम हमारा कि राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म, मैट्रिक्स फॉर्म में उसको लिखें, उर्दू में लिखेंगे तो काल्बी शक्ल में लिखने से। अब यहाँ फिर मैंने सवाल प्रॉपर कर दिया क्योंकि थोड़ा सा ज़रा प्यारा प्यारा और स्टेप बाय स्टेप हो जाता है। तो उसको मैट्रिसेस फॉर्म में लिखेंगे 1 2 1 1, जो ज़ाहिर ये माइनस का है वो लिख लेंगे, साथ उसके वेरिएबल्स x और y आ जाएंगे और 7 और 2 जो है वो उसके साथ आ जाएगा। फिर हमने नाम रखने होते हैं a x b, उसी तरह से फिर हमें पता है कि हमें a के डिटर्मिनेंट्स चाहिए अगर हमने क्रैमर लगाना है। ठीक है, तो A जो है इस वाले को हमने उसका डिटर्मिनेंट स्टार्ट कर लेना जी। A मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट 2 लाइनें लगाएंगे, इनको मल्टीप्लाई 1 1 ज़र 1 करेंगे तो ज़ाहिर है वो उसके साथ माइनस है, माइनस फार्मूले का, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई और ये मिलके -3 हो जाएगा। तो ये A का डिटर्मिनेंट हो गया। फिर हमने ज़ाहिर है AX का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो AX के लिए जो पहला कॉलम है उसकी जगह पे 7 और 2 जो B वाली चीज़ें हैं जैसे हम करते हैं वो आ जाएंगी और सेकंड कॉलम वैसे ही रहेगा। अब इनका डिटर्मिनेंट लें 7 1 ज़र 7 माइनस फार्मूले का 2 1 ज़र 2, मिल के ये -9 हो जाएंगे। फिर हमें AY बनाना है, तो अब हमारा वो जो 7 2 है वो सेकंड कॉलम की जगह पे आ जाएगा, फर्स्ट कॉलम वैसे ही है 1 2। अब इनकी भी मल्टीप्लिकेशन अगर डिटर्मिनेंट हम ले रहे हैं तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि हमने AY का डिटर्मिनेंट लिया है, तो 2 1 ज़र 2 माइनस फार्मूले का 2 7 ज़र 14 और 14 -2 करेंगे तो -12 आ जाएगा। फिर उसी तरह से फार्मूला हमारा है कि x की वैल्यू है AX ओवर A डिटर्मिनेंट है, तो AX की वैल्यू A की वैल्यू लगा के कटवाया तो y वैल्यू हमें 3 मिल गई। और इसी तरह से y के लिए भी जब करेंगे तो वो कर करा के उसका आंसर 4 आ जाता है। अब लेट्स सपोज अगर ये एम्पियर्स में करंट थी तो हम कहेंगे भाई A वाला जो रास्ता है वहाँ पे 3 एम्पियर की करंट गुजर रही है और जो B वाला रास्ता है वहाँ से 4 एम्पियर की करंट गुजर रही है। तो इस तरह से हमने उसको मैट्रिक्स वाले तरीके से हल कर दिया। वरना वही बात है कि इन इक्वेशनों को वैसे भी किसी भी तरीके से आप हल कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें बड़ा आराम से एलिमिनेशन मेथड लगता है।
ये दोनों कट जाते हैं, 2 और 1 मिलके 3x हो जाते हैं, इधर से 9 है, 3 जाके डिवाइड करेगा, x की वैल्यू डायरेक्ट 3 आ जाती है, जो हम इतना लंबा चौड़ा कर रहे हैं। लेकिन जाहिर है कि हमें जब उसने सवाल में कह देना है कि मैट्रिक्स वाला ही तरीका लगाएं, तो फिर डेफिनेटली हमें वही यूज करना पड़ेगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। कहता है जी 3 फोर्सेस, 3 कुव्वतें अमल कर रही हैं, एक्ट कर रही हैं किसी पार्टिकल के ऊपर, किसी चीज के ऊपर, किसी भी बॉडी के ऊपर 3 ताकतें लग रही हैं, फोर्सेस लग रही हैं, ठीक है। एंड मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम, और उनको इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। अब ये फिजिक्स के अंदर बड़ा लंबा चौड़ा काम है कि मुझे इक्विलिब्रियम कैसे अचीव होता है। सिंपल बात है, ये पेंसिल पकड़ी हुई है, मैं अगर इधर से जोर लगाऊं, इधर से जोर लगाऊं और ये यहाँ से हिले ना, तो मैं कह सकता हूँ कि ये इक्विलिब्रियम में है। तो इसमें ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रही है। यहाँ पे ये 2 फोर्सेस हैं, इधर सवाल के अंदर 3 है, तो कोई और इधर से लग रही होगी। मतलब इस साइड से 2 लग रही हैं फोर्सेस, एक 2 न्यूटन की, एक 3 न्यूटन की, इधर से 5 वाली लगा देते हैं, लेकिन वो एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं। तो कैंसिल करके मतलब ये कि तीनों का सम जो है वो 0 आएगा। ये उसने लिखा हुआ तीनों का सम 0, क्योंकि यही इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है कि तीनों फोर्सेस, जितनी भी फोर्सेस हैं, सबको जमा करें तो आंसर 0 आए, ठीक है। तो कहता है बस इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, ये उसने सवाल में कह दिया, हमें बता दिया। अच्छा, और साथ फोर्सेस भी बता दी कि जी F1 की ये वैल्यू है, F2 ये है, F3 ये है। अब नॉर्मली फोर्सेस इस तरह से नहीं होती, लेकिन बड़ी क्लासों में इस तरह से होती हैं, क्योंकि उसमें एक वेक्टर की होती है डायरेक्शन कि भाई x एक्सिस से कितना जा रहा है, y एक्सिस से कितना जा रहा है, तो वो दो चीज़ें उसमें होती हैं। तो यहाँ पर देखें फोर्सेस में 2 चीज़ें हैं। तो बहरहाल जो भी शक्ल है, हमें उस सवाल को प्रॉपर हल करना ईजी सा काम है। कहता है इनमें जो ये x और y r है ना, इनको फाइंड करके दे, अल्टीमेट एंड हमें यहाँ पहुँचना है। अब देखें जो उसने कंडीशन दी थी ना ये वाली, इस कंडीशन को सवाल में से ही लेके तो इसको यूज़ करते हुए हम आंसर निकालेंगे। यहाँ पे अब प्रॉपर वो क्रैमर रूल या इन्वर्शन मेथड नहीं लगना, ये बड़ा आसान छोटा सा सवाल है। अब देखें, पहले तो हम सोल्यूशन में यही लिखेंगे कि भाई तीनों फोर्सेस का सम जो है वो 0 के बराबर है। अब इनकी एक्चुअल वैल्यूज़ लगा लेंगे। F1 की वैल्यू क्या है वो हम लिख लेंगे भाई 8 है और x है, प्लस लिखेंगे F2 की वैल्यू जो है वो -2 और -7 है, वो लिख ली। फिर F3 की जो वैल्यू है वो y है और -1 है, वो लिख ली, और इक्वल टू जो है उसको 0 होना चाहिए। तो दूसरा स्टेप हमारा ये हो जाएगा। अब वही बात है कि जब हम जमा करते हैं, माइनस करते हैं, तो आमने सामने वाली चीज़ें आपस में होती हैं। तो देखें 8 की पोजीशन पे इधर क्या है -2, इधर क्या है y, तो इनको तीनों को लेके एक नई मसावात इक्वेशन बना लें। देखें कैसे, 8 आगे क्या है -2, ये प्लस ज़ाहिर निकल जाता है जब माइनस आए, आगे प्लस y है, और इक्वल टू उस साइड पे क्या है, उस साइड पे 0 है, ऊपर 0 नीचे 0, क्योंकि वो तो 0 ही है ना। तो ऐसे आपके पास इक्वेशन बन गई। अब ये इक्वेशन बड़े आराम से आपको y की वैल्यू दे सकती है। तो ये देखें 8 में से 2 निकालें 6 आ जाएगा, और y उसके साथ स्टेप बना लेंगे, और 6 उधर जाएगा तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी -6। इसी तरह से जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं इनको लेके इक्वेशन बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है जी, x और -7 और -1, तो हम लिखेंगे जी x -7 -1 इक्वल टू 0। अब ज़ाहिर है -7 -1 कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा, और -8 ने जब दूसरी साइड पे जाना है तो इसने प्लस का 8 हो जाना है। सो देखें यहाँ पे बड़े आराम से x की वैल्यू और y की वैल्यू हमें मिल जाती है। यहाँ पे ज़ाहिर कंडीशन नहीं है ना उस तरह की, जब सवाल उस तरह से होगा, इक्वेशनें उस तरह की बनेंगी, फिर हम करेंगे। यहाँ पे नहीं बनती, ज़बरदस्ती ज़रूर बनानी है। तो जैसे सीधा सीधा हल होता है वो आप कर दें। चलें क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। यहाँ पे क्या है, ये भी टेक्निकल किस्म का सवाल है। 2 सपोर्ट बीम्स A एंड B आर होल्डिंग अप अ कंबाइंड लोड ऑफ 100 किलो न्यूटन। अब ये बीम क्या होता है, आजकल के ज़माने में तो हम जब छत डालते हैं ना, तो उस पर वो हम लेंटर डाल देते हैं, कंक्रीट का मिक्सचर करके उसको डाल देते हैं, पक्का कर देते हैं उसको मजबूत। थोड़ा सा पीछे जाएं या थोड़ा से कम पैसों की तरफ जाएं तो ये बीम भी होते हैं। बीम होता है कि आपने दीवारें खड़ी की और जब छत डालने की बारी आई तो वहाँ पे एक बड़े बड़े शतीर होते थे, लकड़ी के भी होते थे और सीमेंट के भी होते हैं, ठीक है। तो वो शतीर जो है ऐसे करके दीवारों के ऊपर ऐसे करके वो उसके ऊपर रख देते हैं, ठीक है। तो कह रहा है जी 2 बीम है आपके पास और बीम ने ज़ाहिर है वज़न उठाना है। तो दोनों बीम, एक बीम का नाम A है, दूसरे का B है, दोनों ने जो कंबाइंड वज़न उठाया हुआ है फिलहाल वो कितना है, 100 किलो न्यूटन, 100 किलो न्यूटन का वज़न उठाया हुआ है उसने। हम बीम A का जो वज़न जो वो उठा रहा है उसको x कह लेंगे।
बीम बी ने जितना वजन उठाया उसको y कह लेंगे, और दोनों का कॉम्बिनेशन x प्लस वाई कितना हो जाएगा 100 किलो न्यूटन। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी बन जाएगी। आगे कहता है ट्वाइस द लोड ऑन बीम ए, बीम ए ने जितना लोड उठाया है उसको डबल करें 2x कर दें, और 3 टाइम्स द लोड ऑन बीम बी, और बी वाला जो बीम है उस पे जो लोड है उसको 3 गुना करें, 3y कर लें उसको, और दोनों को मिलाएं तो फिर क्या बनता है 240। तो प्रॉपर दो इक्वेशनें हमारे पास बड़े इजीली बन जाएंगी। करना क्या है कि भाई दोनों जो बीम्स हैं उन पे कितना कितना लोड है वो हमने फाइंड करना है। तो ओवरऑल आइडिया हमें समझ आ गया। तो देखें इसको हल कैसे करेंगे। शुरू में लेट कर लेंगे कि जो ए वाला बीम है उसके ऊपर जो लोड है वो x है, बी वाले पे y है, ठीक है, जिसको मर्जी जो मर्जी नाम दे दें। लेट x इज द लोड ऑन बीम ए एंड y इज द लोड ऑन बीम बी, ठीक है, ये हो गया। फिर हमने लिखना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, या ये लिख ले कंडीशन 1, ऐसे कर ले, वो भी ज़्यादा अच्छा है। ये भी वैसे ये पुराना तरीका है, ये भी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सवाल के मुताबिक, या इसकी जगह आप ये लिख सकते हैं कंडीशन 1 कि पहली कंडीशन हमें क्या कह रही है। तो पहली कंडीशन ये कह रही है कि दोनों बीम्स ने का जो लोड है उनका जो मजमुआ है उनको अगर आप प्लस करते हैं तो वो कितना आता है 100 किलो न्यूटन आता है। तो ये पहली इक्वेशन बड़ी सिंपल सी बन जाती है, दोनों लोड्स को प्लस किया 100 के बराबर आ गया, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब दूसरी कंडीशन क्या कहता है कि पहले वाले को आपने डबल करना था, दूसरे वाले को 3 गुना करना था, और इनका भी जो सम है वो बन रहा था 240, ये उसने सवाल में दिया हुआ है। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब ये बिल्कुल इक्वेशनें बन गई हैं, यही मेन काम होता है। बाकी फर्दर काम आपको पता है, वो क्रामर रूल लगा लें और इसको हल कर लें। तो चलें इसको शुरू करते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म बनाना कर देते हैं स्टार्ट। 1 1 2 3 इसके ये कोएफिशिएंट्स हो गए। फिर इसके ये जो वेरिएबल्स हैं x और y वो लिख लेंगे, साथ उनके ये जो नंबर्स हैं 100 और ये 240 इनको लिख लेते हैं। फिर उसी तरह से ये a है, ये x है, ये b है। फिर हमें a का डिटर्मिनेंट करना है, ये मैं ज़रा जल्दी जल्दी कर देता हूँ, ठीक है, ताकि ज़रा हमें आंसर मिल जाए। 3 1s are 3 है, 2 1s are 2 है, तो आंसर a का डिटर्मिनेंट हमें 1 मिल गया। अब हमें ax चाहिए होता है, तो ax का डिटर्मिनेंट लेना है। तो उसके लिए क्या तरीकाकार था कि फर्स्ट कॉलम की जगह पे इसने आना होता है, तो 100 और 240, और सेकंड कॉलम वही रहता है 1 और 3। अब इनका डिटर्मिनेंट लें तो 100 3 बार 300 और 240 एक बार 240, और इनको माइनस करेंगे तो 60 आ जाएगा। अब इसी तरह से ए वाई करना था, तो ए वाई में जाहिर है कि जो सेकंड कॉलम है उसकी जगह पे बी ने आना है, वो हमने लिख लिया। अब इसको करें, 241 240 हो गया, और 100 2 बार 200, और 200 जो है उसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 40। अब हमें x और y निकालना है, तो x की वैल्यू उसी तरह से क्या फार्मूला था, ax का डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। अब ax हमने क्या फाइंड किया था वो देख लेते हैं। ax हमारा 60 आया हुआ है, तो ax 60 है, a का डिटर्मिनेंट 1 है, तो डेफिनेटली ये 60 आएगा। तो इसको हम 60 किलो न्यूटन कह सकते हैं, क्योंकि ज़रा किलो न्यूटन्स में था कि पहला जो बीम A है वो कितना वजन उठा रहा है, वो 60 किलो न्यूटन उठा रहा है। तो डेफिनेटली जो दूसरा है वो 40 उठाएगा, क्योंकि दोनों मिल के 100 था। तो दूसरे का भी करके देखते हैं। y इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए वाई हमने अभी निकाला कि वो 40 आया था, ओवर में फिर 1 है, तो 1 बेचारे ने क्या डिवाइड करना है, तो ये भी देखें 40 आ गया। तो ये बड़े आराम से दोनों वैल्यूज़ हमें मिल जाती हैं। चलें भाई क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ये देखने में बहुत बड़ा लंबा चौड़ा काम लग रहा है, लेकिन वही बात है, समझ लेंगे तो फिर ये कुछ भी नहीं है। कहता है एक गेम है जो आप खेल रहे हैं 2 डायमेंशंस वाली, 2D वाली गेमें जो हम खेलते हैं ना मोबाइल में या कंप्यूटर में, वो 2 तरह की होती हैं, एक 2D होती हैं, एक 3D होती हैं। 2D ऐसे ही है जैसे कि मैं पेज के ऊपर आपको काम करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 डायमेंशंस होती हैं, x एक्सिस और y एक्सिस। ये हम ज़ाहिर समझते भी होते हैं ना उसको ऐसे करके, ये हमारा जी y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। तो यहाँ पे कोई अगर एक पॉइंट होगा ना तो उसकी 2 डायमेंशंस होंगी कि x की तरफ से कितना है और y की तरफ से कितना है। ये x और y उसकी 2 साइडें जो है वो दिखा रहे होते हैं। इसी चीज़ को हमने लेके चलना है कि जो हमारी गेम है वो 2 डायमेंशनल की है, वो 3D नहीं है। 3D में और तरफ भी जा सकते हैं, यहाँ सिर्फ आगे पीछे ऊपर नीचे हो सकते हैं, 2 डायमेंशंस हो सकती हैं इसकी बस, ठीक है। तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है, कहते हैं जी यहाँ पे 2 करैक्टर्स हैं आपके पास, 2 गाड़ियाँ कह लें या 2 बंदे हैं, करैक्टर्स हैं, 2 चीज़ें हैं। तो कहते हैं इन अ 2D गेम वर्ल्ड 2 करैक्टर्स आर मूविंग अलोंग स्ट्रेट पाथ। सीधे रास्ते पे 2 चीज़ें मूव कर रही हैं, हरकत कर रही हैं। अच्छा,
वन करेक्टर मूव अलोंग अ लाइन। अब यहां से समझने वाला है, कहता है वेयर द टोटल ऑफ ट्वाइस देयर हॉरिजेंटल पोजीशन एंड वर्टिकल पोजीशन इज 5। अब यहां क्या करना है, ज़ाहिर पोजीशन है तो दो है, एक हॉरिजेंटल पोजीशन है, एक वर्टिकल पोजीशन है। ये वही वाली, इसको सामने रखें। इस वाली एक्स वाली पोजीशन को आप कह लेते हैं ये हॉरिजेंटल है, वाई वाली को आप वर्टिकल कह लेते हैं। क्योंकि दो डायमेंशन वाली जगह पे कोई भी नुकता हो, पॉइंट हो, तो उसको दो साइडों से बताया जाता है। एक्स की तरफ से कितना है, यानी कि हॉरिजेंटली कितना है, और वाई की तरफ से कितना है। तो यही चीज़ यहाँ पे हो रही है। वो कह रहा है कि आपने ये जो हॉरिजेंटल पोजीशन, जिसको बिल फर्ज आप एक्स कह लेते हैं, उसका क्या करना है, ट्वाइस करना है, यानी कि 2x कर देंगे। और उसकी जो वर्टिकल पोजीशन लेट्स सपोज y है, 2x और y उनका मजमुआ, उनका सम, वो किसके बराबर हो जाता है, 5 के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे आपको पहली वैल्यू मिल जाएगी। फिर इसी तरह कहता है while the other move along a line when their horizontal position is वन मोर। अब ये दूसरी कंडीशन यहाँ से हमें पता चलेगी कि हॉरिजेंटल कंडीशन जो है, वो जो x है, पोजीशन हॉरिजेंटल वाली एक्स वाली, वो वन मोर है, एक जायद है, किससे, वर्टिकल से, वाई से एक जायद है। तो इसकी भी एक इक्वेशन बना लेंगे। तो दो इक्वेशनें यहाँ से हमें मिल जाएंगी। और फिर वो कहता है कि उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वो ज़रा मूव तो कर रही है ना वो दोनों चीज़ें इधर उधर, तो कहाँ जाके वो मीट करेंगी। यानी वही बात कि दोनों इक्वेशनों को साइमल्टेनियसली हल करवाएं, तो जो आंसर आएगा वो एक्स की पोजीशन पहली बॉडी की भी होगी, दूसरी बॉडी की भी होगी, दोनों कैरेक्टर्स की हो जाएगी, एक्स की भी और वाई की भी। तो बहरहाल इसको ज़रा करते हैं। देखें करना क्या है, अगर आपको यहाँ थोड़ी ट्रबल आ रही है कोई इशू नहीं है, अभी सवाल करते हुए क्लियर हो जाएगा। देखें वही बात, दो पोजीशंस है ना, तो हम कह लेंगे जी एक्स उसकी हॉरिजेंटल पोजीशन है, वाई उसकी वर्टिकल पोजीशन है। यहाँ तक तो बड़ा सिंपल है, सीधा सा है। अब दो कंडीशनें तो उसने दी हुई हैं, मैंने आपको बताया, उसने कहा था कि जो हमारी हॉरिजेंटल पोजीशन है एक्स वाली, उसका डबल करें, वो हमने डबल कर दिया। उसमें कहता है वर्टिकल को जमा कराएं, तो देखें वर्टिकल यानी वाई को जमा करा लिया, और उनका सम कहता है 5 के बराबर आता है, तो ये पहली इक्वेशन बन गई। और जो दूसरी कंडीशन या तो दूसरी कह रहा है कि हमारी जो हॉरिजेंटल वाला है वो एक जायद है। अब ये देखें ज़रा, इसको समझना है ये कैसे जायद है। बिलफर्ज सपोज करते हैं जी वाई हमारा है 10, तो फिर इस लिहाज से एक्स कितना होगा, 11 होना चाहिए, एक्स को उससे एक जायद होना चाहिए। तो x 11 कैसे होगा कि y जो 10 है उसमें आप एक जमा करेंगे, y में आपने एक जमा किया, तो फिर x जो है वो 11 बन रहा है, क्योंकि वो इससे एक जायद है। तो यही हमने बनाना है कि चूंकि x एक बड़ा था, तो दोनों को x और y को बराबर रखने के लिए y में एक आप जमा करा लें। ये वो काम है कि एक चीज़ छोटी है, दूसरी बड़ी है, और अगर आपने दोनों को बराबर रखना है तो छोटे वाले को कुछ देना पड़ेगा। ये ऐसे ही है, एक और मिसाल ले लें कि आप वो कई दफ़ा आपने देखा होगा नेट के ऊपर कि दो बच्चे होते हैं, उन्होंने मैच देखना होता है या कोई चीज़ देखनी होती है, तो आगे बाढ़ होती है। तो एक बच्चा जो लंबा होता है ना, वो आराम से देख रहा होता है, और जिसकी हाइट थोड़ी सी कम होती है वो ऐसे ऐसे करके देख रहा होता है, उसको देखा नहीं जाता। तो छोटे वाले को बड़े के बराबर रखने के लिए हम क्या करते हैं, छोटे वाले के नीचे ईंट रख देते हैं, ठीक है, पत्थर रख देंगे उसको। अब वो जब खड़ा होगा तो वो बड़े वाले के बिल्कुल सारे उनकी टोनियाँ जो है वो बराबर हो जाएंगी, दोनों इक्वल हो गए। लेकिन कैसे हुए, छोटे को कुछ दिया गया ताकि छोटा बड़े के बराबर हो जाए। तो ये y छोटा था, x बड़ा था, तो y छोटा है उसको 1 दिया है ताकि उसके वो बराबर हो जाए। तो ये इसकी लॉजिक बनती है। आगे ये लॉजिक एक दफ़ा फिर यूज़ होनी है, इसलिए मैं ज़रा तफसीलन बता रहा हूँ। अब दूसरी इक्वेशन हमें यहाँ से मिल जाएगी, y को उठा के उस तरफ ले जाएं, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब दोनों को ज़रा ना आमने सामने लिख लें, यहाँ पे हम ऐसे करके लिख लेते हैं। पहली इक्वेशन थी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और दूसरी इक्वेशन जो हमारी आ रही है वो है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब क्या करना है, इन्हीं दोनों इक्वेशनों को हमने प्रॉपर वो शक्ल इनकी बना लेनी है और इसको हल कर लेना है। वही मैट्रिक्स फॉर्म बनाते हैं जी, कोएफिशिएंट्स इनके लें, 2 1 1 माइनस 1 आएगा, और उसके साथ x और y ने आना है, और उसके साथ हमारा ये 5 और 1 आ जाएगा। उसी तरह से ये a होगा, ये x होगा, ये b होगा। ज़ाहिर है बाकी काम सारा हमारा उसी तरह से है। a का हमें डिटर्मिनेंट करना है, डिटर्मिनेंट करेंगे 2 1 1 माइनस 1। अब करते हैं 2 1 ज़ा 2, माइनस भी उसके साथ, माइनस 1 1 ज़ा 1, और ये हमारा आ जाएगा माइनस का 3 आ गया। इसी तरह हमें ax बनाना है, तो ax का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या होगा, फर्स्ट कॉलम रिप्लेस होगा इससे, तो 5 और 1 उधर आ गया और सेकंड कॉलम वैसे ही रहा।
ओके, तो अब ये मल्टीप्लाई करें, 5 1 ज़ा 5 माइनस फार्मूले का 1 1 ज़ा 1 और ये दोनों मिलके 6 हो जाते हैं। इसी तरह से हमने ए वाई कर लेना है, तो ए वाई का डिटर्मिनेंट करें। अब सेकंड की जगह पे उसने जाना है, पहला कॉलम वैसे ही रहेगा और सेकंड की जगह पे 5 और 1 जो है ये आ जाएगा। इनको करें 2 1 ज़ा 2 5 1 ज़ा 5 और इसका आंसर भी -3 आ जाता है। चलें अब इनकी वैल्यूज़ लगाते हैं। x इज इक्वल टू ए एक्स ओवर ए डिटर्मिनेंट, तो ए एक्स हमारा आया था -6, ए डिटर्मिनेंट हमारा -3 है, कट कटा के x की वैल्यू 2 आ जाती है, यानी हॉरिजेंटली वो 2 पे है। मैं अभी आपको बना के दिखाता हूँ, बड़ा मज़े का काम है। और जो y की वैल्यू है वो ए वाई ओवर ए डिटर्मिनेंट आना है, तो ए वाई की वैल्यू हमारी -3 आई है, नीचे भी -3 है, तो कट के 1 आ जाएगा। अब ये वो पोजीशन है 2 1, यानी बेसिकली ये पॉइंट बन रहा है 2 1 का, ये पॉइंट वाला काम हमने किया हुआ है। अब यहाँ पे आंसर है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए करने लगा हूँ कि लो जी लेट्स सपोज ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है। आपको पता है यहाँ पे हम ऐसे लाइनें लगाते होते हैं, लो जी इधर भी लाइनें लगा ली, 1 2 3 ये लिख लिया, ये 1 है 2 है 3 है 1 2 3। अब x की वैल्यू 2 है तो देखें ये 2 है, y की 1 है वो ये है, तो इनको अगर आप थोड़ा आगे की तरफ लेके जाते हैं तो ये वो पॉइंट आता है। ये पॉइंट होगा जिस पॉइंट पे ये दोनों इकट्ठे एक जगह मिल जाएंगे, दोनों कैरेक्टर्स, दोनों गाड़ियाँ या दोनों बंदे, वो इस जगह पे आके इस जगह पे एक ही जगह पे आ जाएंगे वो, ठीक है। ये उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, वरना कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है। तो इस तरह से करके 2 डायमेंशन के अंदर उसको देखें हमने कैसे शो कराना है, ये चीज़ है। चलें जी क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, और ये बाप और बेटे की उम्र का सवाल है। ये सवाल बड़ी दफ़ा आया हुआ है, पहले भी बड़ी दफ़ा होता है, छोटी क्लासों में भी कई दफ़ा आपने ये देखा होगा, और ये अभी भी दोबारा आया है। इसको ज़रा गौर से थोड़ा सा समझ के कर लेना है। कहते हैं जी 2 years ago, 2 साल पहले क्या हुआ, अ मैन वाज 5 times as old as his son। यानी अगर 5 साल अभी से 5 साल पीछे चले जाएं, 2026 से 2021 में चले जाएं, तो बाप की जो उम्र है बेटे की उम्र से 5 गुना ज़्यादा है। 5 गुना ऐसे ही लगा लें कि लेट्स सपोज बेटा 10 साल का होगा तो बाप 50 साल का होगा, ठीक है। 2021 में 5 गुना उसका जो है वो फ़र्क है। आगे क्या कहते हैं, अब ज़ाहिर यहाँ से एक हमारी इक्वेशन बनेगी। फिर कहते हैं आफ्टर 6 years, अब अभी से 6 साल बाद, यानी 2026 से अगर 26 आज, तो उससे 6 साल बाद कितना होगा, 2032 में जाके फिर क्या होना है, ही विल बी 3 times as old। बाप अब 3 गुना बड़ा होगा उससे, क्योंकि असल में जो एज बढ़ती है ना, तो जो गुना है वो कम हो जाता है। तो ये 2 कंडीशनें हैं, दोनों से 2 इक्वेशनें बनेंगी। तो कहते हैं आज के टाइम में बेटे और बाप की उम्र कितनी है, तो जाहिर आज की उम्र हम दोनों की x और y कह लेते हैं। तो देखें यहाँ से स्टार्ट लेंगे कि लेट x इज़ द एज ऑफ द सन, ठीक है। x बाप की उम्र कह लें, बेटे की उम्र कह लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो x इज़ द एज ऑफ द सन एंड y इज़ द एज ऑफ द फादर। अब पहली कंडीशन जो है वो हमें क्या बता रही है, अब यहाँ पे भी देखें वही काम है, छोटे बड़े वाला हिसाब रखना है। देखें अब इस 5 को छोड़ दें, उसने पहले क्या कहा, 2 साल पीछे जाएं। अब 2 साल पीछे का मतलब आज की उम्र तो x और y है, तो 2 साल पीछे का मतलब दोनों में से 2 माइनस करा दें, ठीक है। माइनस करा दिया। अब दोनों को हमने बराबर रखना है। अब बराबर रखने के लिए कंडीशन ये है कि ये जो बेटा है वो 5 गुना छोटा है, बाप 5 गुना बड़ा है। तो वही कंडीशन ज़हन में लाएं कि जो छोटे वाला है उसको कुछ दे के बड़े के बराबर रखना पड़ेगा। तो फिर छोटे वाले को हम क्या दे रहे हैं, ये जो छोटे वाला बेटा है, बेटे की उम्र को 5 से ज़रब देंगे, बढ़ाएंगे उसको, ताकि वो बाप की उम्र के बराबर हो जाए। क्योंकि देखिए बराबर लाना है हमने, बराबर क्यों लाना है, ज़बरदस्ती लाना है, क्योंकि इक्वेशन बन सके। तो इक्वेशन बनाने के लिए इसको 5 से ज़रब देनी है। एक किस्म का उल्टा काम हो रहा होता है कि जो खुद बाप 5 गुना है तो हम बेटे को 5 गुना करेंगे ताकि वो बराबर हो सके। अब इनको ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 से ज़रब दी, 5x 5 2 ज़ा 10। ये ऐसे ही y को उस तरफ ले जाएं, y उधर जाके माइनस का हो गया, -10 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 10 में से 2 निकालें 8। तो ये देखें आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब जो सेकंड इक्वेशन थी, देखें मैंने भी करते हुए थोड़ी सी गलती कर दी थी, मैंने -6 लिख दिया था। उसने कहा था अभी से 6 साल बाद। अब चूंकि 6 साल बाद जा रहे हैं तो उसमें 6 जमा करेंगे। आज की उम्र जो x और y है उसमें 6 जमा करना है हमने, क्योंकि आगे जाना है, तो 6 प्लस कर देंगे। और अब वो कह रहा है कि बाप 3 गुना बड़ा है, तो अगेन बेटे को 3 टाइम्स करेंगे ताकि दोनों इक्वल हो सकें उसी कंडीशन के हिसाब से। तो ऐसे करके लिखेंगे। अब 3 से मल्टीप्लाई करें, 3x 3 6 ज़ा 18, y +6 आ गया, +18 उधर गया -18।
अब ये ज़रा थोड़े से टा पड़े हुए, ये देख लेना, ये -18 है, ठीक है, +6 पहले से इधर है, y उठ के उधर आएगा, माइनस का हो जाएगा। सो 3x - y इज इक्वल टू 6 में से 18 निकाल लें -12। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब दोनों इक्वेशनों को हमने ज़ाहिर है आमने सामने रख लेना है और जो एक नॉर्मल हमारा तरीक़ेकार होता है हल करने का वो हम कर लेंगे। ये लिखा, उसको मैट्रिक्स फॉर्म बनाई, ये हमारा a है, उसका डिटर्मिनेंट आपके सामने है, 2 माइनसेस प्लस हो जाएंगे, 3 × 1 = 3, 5 × 1 = 5, तो ये -2 आता है। ax में फर्स्ट कॉलम रिप्लेस हुआ, फिर इनकी मल्टीप्लिकेशन 8 × 1 = 8, माइनस का माइनस फार्मूले का, ये दोनों जब होने हैं तो ये माइनस का बार है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 × 1 = 12, प्लस का 12, और -8 - 12, ये बाहर माइनस है ना, तो -8 - 12 होता है -20, ये -20 है, ठीक है। इसी तरह से जब a y करेंगे तो फर्स्ट कॉलम वही, सेकंड रिप्लेस हुआ, इनकी मल्टीप्लिकेशन की तो ये अल्टीमेट -84 आ गया, -84 है। फिर फार्मूला लगाएंगे ax/a, वैल्यूज़ लगाएंगे, x की वैल्यू 10 आ गई और y की वैल्यू जो है ये देखें 48 आ रही है। आज के हालात में बेटे की उम्र 10 साल है, 2026 की अगर बात करते हैं, और बाप की उम्र 42 है। अच्छा, अब इसकी अगर लॉजिक समझें तो हमें पता है 2 साल पीछे जाना है, तो 10 में से 2 निकालें तो वो कितना बनेगा, 8 बनेगा, और इसको 2 साल पीछे करें तो ये 40 हो जाएगा। और देखें बेटा 2 साल पहले 8 साल का और बाप 40 साल का, और ये देखें 5 गुना का फ़र्क पड़ा है ना, 5 × 8 = 40, तो बिल्कुल ठीक है। और इन्हीं को आप अगर आज की उम्र से, ये जो आज की उम्र है उससे 6 साल आगे ले जाएं, 10 और 6 कितना हो जाएगा, 16, और इसको 6 साल आगे लेके जाएं तो ये 48। अब देखें ये 3 गुना का फ़र्क है, 16 3 बार 48, तो ये बिल्कुल सही हुआ है आंसर, और ये इसका आंसर ऐसे बनता है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। ये भी थोड़ा सा टेक्निकल है और इसमें भी फिजिक्स है, थोड़ी सी स्पीड वगैरह का चक्कर है। तो देखें क्या कहता है, कहता है 2 साइकिलिस्ट, 2 साइकिल चलाने वाले हैं, वो एक दूसरे से ना दूर दूर खड़े हुए हैं। कितने दूर खड़े हुए हैं, तक काफ़ी ज़्यादा दूर खड़े हुए हैं, 44 किलोमीटर, 44 किलोमीटर एक दूसरे से दूर खड़े हुए हैं, ठीक है जी, इतने दूर हैं। एंड स्टार्ट आउट एट द सेम टाइम, और जब उन्होंने साइकिल चलानी शुरू करनी है ना, एक ही वक्त में शुरू करनी है, 5 बजे शुरू कर देना दोनों ने चलानी। लेकिन वो चलानी किस तरह से है, उसकी 2 कंडीशन है। एक दफ़ा ये कहता है कि दोनों एक दूसरे की तरफ आना शुरू हो जाए, ठीक है, यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ से चल के ऐसे ऐसे करके एक दूसरे के नज़दीक आ जाएंगे, लेकिन दोनों की स्पीड में फ़र्क है। एक की स्पीड को हम x कह लेंगे, दूसरे की स्पीड को y कह लेंगे, तो दोनों का मजमुआ जो है वो उस तरह से करके। दूसरी दफ़ा क्या हो रहा है कि दोनों आगे को चल पड़े, मतलब ऐसे यहाँ बैठे हुए, तो जब चलना शुरू करेंगे तो ऐसे 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 ऐसे, लेकिन अगेन दोनों की स्पीड में फ़र्क है, एक स्लो होगा एक तेज़ होगा। मिसाल के तौर पे पीछे वाला जो है वो तेज़ है, आगे वाला स्लो है, तो आगे वाला जो स्लो है चलता चलता जाएगा जी, पीछे वाला भी आएगा, तो एक टाइम पे आके दोनों मीट कर जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से करके दोनों कंडीशन है भाई, इसको लेना है। अब ये सारा प्रोसीजर है, एक दफ़ा ज़रा देख लेते हैं। कहता है 2 साइकिलिस्ट आर 44 किलोमीटर अपार्ट एंड स्टार्ट आउट एट द सेम टाइम। इफ़ दे गो टूवर्ड ईच अदर, अगर वो एक दूसरे की तरफ जाते हैं, दे मीट इन 2 आवर्स, वो 2 घंटों बाद मिल जाते हैं आपस में, जैसे मैंने आपको दिखाया। बट इफ़ दे गो इन द सेम डायरेक्शन, अगर सेम डायरेक्शन में वो दोनों जाते हैं, द फास्टर वन, जो लेट्स सपोज जो पीछे से आ रहा है तेज़ वाला, विल टेक ओवर, उसको ओवरटेक कर लेगा स्लोअर को। कितने टाइम के बाद टेक ओवर करेगा, 7.5 घंटों के बाद, 7 कंप्लीट 1/2 आवर्स के बाद। तो फाइंड क्या करना है जी, दोनों की स्पीड फाइंड करनी है। अब चलें इसको शुरू करते हैं। तो उसी तरह से सपोज करते हैं जी, हमारा साइकिलिस्ट ए जो है वो फास्टर है, शुरू वाला पीछे वाला, और उसकी जो स्पीड है हम उसको कह लेते हैं वो x है, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब जितनी भी है, 10 है 15 है 16 है वो हमें नहीं पता, लेकिन x कह देते हैं। बी वाला जो है वो थोड़ा स्लोअर है और उसकी स्पीड को हम y कह लेते हैं। कुछ को अगेन नाम आगे पीछे आप कर सकते हैं। तो एक की स्पीड x है, दूसरे की y है। अब कंडीशनों पे जाना है, ज़रा ये समझना है। पहली कंडीशन ये है कि दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं। अब ये देखें, जब एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे, ज़रा गौर करिएगा, लॉजिक थोड़ी देखनी है कि ये भी चल पड़ा है, ये भी चल पड़ा है, और दोनों एक ही तरफ आ रहे हैं। तो ये ऐसे ही है कि जैसे दोनों की स्पीड जमा हो रही है, क्योंकि दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे दरमियान में यहाँ बना लेते हैं, ऐसे करके बना लेते हैं। लो जी, इन्होंने यहाँ पहुँचना है, एक यहाँ से चल पड़ा है, एक यहाँ से चल पड़ा है। अब ये इधर को चल रहा है, ये भी इधर को चल रहा है, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जल्दी वो पहुँच जाएंगे, अनलेस के एक रुका रहे और वो कहे जी मैं तुम्हारी तरफ आता हूँ। तो इसलिए दोनों की स्पीडें यहाँ पे जमा हो जाएंगी, जल्दी जो काम हो रहा है।
जैसे दो लोग मिल के एक काम शुरू कर दें तो उसको बड़ी जल्दी से खत्म कर लेंगे, तो दोनों की जो एफर्ट है वो जमा हो रही होती है, उसमें ऐड हो रही होती है। तो यहाँ पे दोनों की जो एफर्ट है, स्पीड, वो प्लस होगी, प्लस होके एक स्पीड बन जाएगी x प्लस वाई। ठीक है, वो चीज़ हमने यूज़ करनी है। और आपको याद होगा स्पीड का एक फार्मूला था फिजिक्स में या वैसे ही साइंस पढ़ते हुए कि स्पीड जो वेलोसिटी है वो बराबर होती है s/t, कि जी कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, कितने टाइम में किया। स्पीड क्या होती है, किलोमीटर पर आवर, कि कितने टाइम में कितना फासला तय किया। टाइम देखें बटे में आता है, नीचे आता है, और किलोमीटर फासला ऊपर आता है। तो देखें फासला ऊपर, टाइम नीचे। अब देखें v हमारी स्पीड क्या है, x प्लस वाई, दोनों को जमा करना है, दोनों जमा हो रही हैं। और जो फासला है वो अभी हमारे पास सामने है 44 किलोमीटर, दोनों के दरमियान जो फासला है वो 44 है, उसी को दोनों ने कवर करना है। ठीक है, और कितने टाइम में कवर हो जाता है, 2 घंटों में। उसने बताया कि 2 घंटे बाद दोनों एक दूसरे को मीट कर लेते हैं, तो ओवर में 2 आ जाएगा। अब यहाँ से देखें बड़े आराम से इक्वेशन बनेगी, 2 से उसको डिवाइड करें, 22, x प्लस वाई इज इक्वल टू 22। ये आपके पास पहली इक्वेशन आ गई। अब दूसरी को भी थोड़ा सा समझ लेना है। अब क्या हो रहा है कि दोनों आगे को जा रहे हैं। अब देखें ये यहाँ पे बैठा हुआ है, ये यहाँ पे बैठा हुआ है। ठीक है, अब ये स्लो स्लो जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है, और ये थोड़ा सा तेज़ जा रहा है। तो ज़ाहिर चलते चलते कहीं लेट्स सपोज यहाँ पे जाके वो मीट कर लेंगे। ठीक है, लेकिन कितने टाइम के बाद, 7 घंटे और आधा घंटा ऊपर लग के तब जो वो मीट करेंगे। ठीक है, तो इसमें आप ऐसे समझ लें कि यहाँ पे दोनों अब देखें एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं। ये बजाय यहीं पे रुका रहे और उसको कहे भाई तुम चलते हुए आओ, ठीक है, तो वो हाल ही उसकी स्पीड ले लेंगे, उसकी 0 कर लेंगे। लेकिन अब वो और आगे चले जा रहा है, तो फिर इसकी स्पीड में से इसकी स्पीड को माइनस कर लेंगे, क्योंकि एक जो है उसके उल्ट सिमत में जा रहा है। ये अगेन ऐसे ही है कि 2 बंदों को आपने काम पे लगाया हुआ है, एक बंदा 4 घंटे में काम कर लेता है, अब 2 को लगा दिया, लेकिन दूसरा बजाय काम करने के काम को और बिगाड़ता जा रहा है, तो डेफिनेटली उसको टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो ऐसे ही है कि पहले वाले की एफर्ट में से उसकी एफर्ट माइनस होती जा रही है, माइनस हो के जो है बेचारे को 7 घंटे की एफर्ट लगानी पड़ जाएगी। तो यहाँ माइनस का चक्कर आएगा। ये जो रिलेटिव स्पीड है हमारी माइनस में आएगी, x माइनस वाई। डिस्टेंस वही हम ले लेंगे जी 44 किलोमीटर, अगर लेट्स सपोज हम दोनों के दरमियान वाला फासला ही लें। ठीक है, 44 किलोमीटर, क्योंकि उसकी जो स्पीड है उसने बीच में से माइनस हो जाना है, तो फिर 44 किलोमीटर लेंगे। और टाइम कितना लग रहा है, वही 7.5 घंटे, 7.5 घंटे हैं, तो इसको आप ज़रा हल करें, 2 7 14, 14 और 1 15, 15/2 आ जाएगा। टाइम की जगह पे 15/2, यही फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं दोबारा से, s/t वाला। तो ऊपर s है, नीचे t है, टाइम। अब ओवर में 2 है ना, तो ये ओवर वाला 2 ओवर के नीचे ओवर है, तो 2 ओवर हों तो सबसे नीचे वाला ऊपर चला जाता है, 2 ने ऊपर जाके मल्टीप्लाई होना है 44 से। यानी ऐसे कह लें कि ये चीज़ इस तरह से बन जाती है, 44 इंटू नीचे वाला उल्ट जाता है, 2 ऊपर 15 नीचे। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 88 और 15 जो है उसके नीचे आ जाएगा। अब क्या है कि इसको अगर सीधा करना है तो 15 को उठा के इस साइड पे ले आए, 15 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो 15x और 15y हो जाएगा, और साथ 88 हो जाएगा। अब पहली जो इक्वेशन आई थी उसको इसके नीचे रख लें। अब ये अल्टीमेटली 2 इक्वेशनें आपकी बननी है। यहाँ पे अब ये है कि लॉजिक शायद थोड़ी क्लियर ना हुई हो, लेकिन बहरहाल ये थोड़ा सा टेक्निकल काम है, फिर दोबारा किसी टाइम कर लेंगे। तो ये 2 इक्वेशनें बन गई। अब आपने जाहिर है कि इसको मैट्रिसेस की फॉर्म बनानी है और देन इसको हल कर लेना है। तो ये देखें मैट्रिक्स की फॉर्म इनकी बनाई है, ax = b नाम रखा, a का डिटर्मिनेंट लिया, वो 30 आ गया, ax ज़ाहिर है फर्स्ट कॉलम रिप्लेस होके और उसकी वैल्यू 418 आती है, ay सेकंड कॉलम की जगह पे वो आएगा, उसकी वैल्यू 242 है। फार्मूला लगाएंगे, उनको ऊपर नीचे रख के डिवाइड करेंगे और पॉइंट में आंसर ले लेंगे। यहाँ पे पीछे आंसर उसने पॉइंट में दिया हुआ है, तो 13.93 आ जाएगा उसका x की वैल्यू, और y की वैल्यू जब करेंगे तो वो 8.066 या 66 आता जाएगा, तो इसको 0.7 कर लेते हैं राउंड ऑफ करके। अब देखिए यहाँ से भी नज़र आ रहा है x की स्पीड 13 है, तकरीबन 14 है, और y की स्पीड 8 है, तो दोनों की स्पीड में फ़र्क है ना, ये ज़्यादा है वो कम है। तो उस लिहाज से ये कंडीशनें बिल्कुल फिट बैठती हैं और ये आंसर हमारा इसका बनता है। लो जी, ये हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, और इसमें लॉजिक कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, नॉर्मल सी लॉजिक है। कहता है एक आपके पास ना फ्रैक्शन है, बटे वाली रकम है। अब बटे वाली रकम में एक रकम ऊपर होती है, एक नीचे होती है। इंग्लिश में ऊपर वाली को कहते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को कहते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, उर्दू में पता नहीं मोहर्रज और कुछ इस तरह से, शुमार कुनिंदा, मुश्किल से वर्ड हैं उसके। डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर ही याद रख लें।
ठीक है। तो वो उस लिहाज से अब देखें क्या कहता है, द न्यूमिरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन है। अब ये जो फ्रैक्शन है ना, इसको हम x ओवर वाई कह लेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है ना ऊपर क्या है नीचे क्या है। तो ऊपर वाली चीज़ जो न्यूमिरेटर है उसको x कह लेते हैं, जो डिनोमिनेटर है उसको y कह लेते हैं, तो x ओवर y। तो कहता है द न्यूमिरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 7 लेस देन द डिनोमिनेटर। अब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से 7 लेस है, ये पहली ही हमारी कंडीशन आ गई, उसको हम इक्वेशन बना लेंगे। फिर कहता है इफ़ द न्यूमिनेटर इज इंक्रीज बाय 3, ऊपर वाला जो x है लेट्स सपोज उसको 3 बढ़ा दें, x + 3 कर दें, ठीक है। तो उसमें फिर क्या होगा, द न्यू फ्रैक्शन, उससे जो नई फ्रैक्शन बनेगी, नया बटा बनेगा, कैन बी कैंसल डाउन। उसको वो जैसे नहीं वो कटवाते हैं, ऊपर 10 है नीचे 12 है तो 2 के टेबल में कटवाते हैं, इसको कहते हैं कैंसल डाउन करना, सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले आना। तो कहते हैं जो नई फ्रैक्शन बनेगी उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आएंगे तो वो 3/4 की शक्ल में आ जाएगी। देन फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। अब देखें सवाल कैसे करना है। शुरू में ही सपोज कर लेंगे भाई हमारी फ्रैक्शन इस फॉर्म में है, न्यूमिनेटर x है और डिनोमिनेटर y है। तो पहली कंडीशन क्या कह रहा है, जरा दोबारा उसको देखें, द न्यूमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 7 लेस। तो जो हमारा न्यूमिनेटर है ये वाला, ये 7 कम है, 7 कम है। लेट्स सपोज ये 3 है और वो 10 है, ठीक है। तो ये 3 है और ये 10 है, तो फिर ये बढ़ा हुआ ना नीचे वाला, तो उसमें से 7 माइनस करेंगे, यानी x को y के बराबर रखना है तो y में से 7 निकालेंगे, क्योंकि x छोटा है। तो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, छोटे वाले को बड़े वाले को छोटा कर रहे हैं, ठीक है। दोनों तरह से हो सकता है, यहाँ बराबर असल काम है बराबर लाना, तो यहाँ बड़े वाले को काट के छोटा कर लें या छोटे वाले को ऐड करके उसको बड़ा कर लें। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि जो बड़ी चीज़ है उसमें से 7 माइनस कर रहे हैं, उसको छोटा कर रहे हैं और x के बराबर आ रहे हैं, क्योंकि x जो है वो 7 कम था, तो फिर दोनों बराबर तभी होंगे। तो ऐसे फिर y को उठा के इधर ले जाएं, y इधर आके माइनस का हो जाएगा, x - y = -7। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। अब सेकंड में उसने कंडीशन में ये कहा हुआ था कि जो न्यूमिनेटर है उसमें 3 का इजाफा करें, तो x में 3 का इजाफा हो रहा है, डिनोमिनेटर को कोई नहीं छेड़ना, उसको वैसे ही रखना है। तो कहता है फिर जो इसकी रेशो बनती है वो ये बन जाती है, ये बन जाती है, तो इक्वल टू उसके रखेंगे उसको। अब यहाँ से ये प्रॉपर क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको हम इक्वेशन बना सकते हैं। 4 इधर आके इनसे मल्टीप्लाई होगा, 4x 4 3 = 12, 3 के पास y ने चले जाना है, 3y हो जाएगा। 3y को उठा के इधर लाएं माइनस का, 12 को उधर ले जाए -12। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशनों को आमने सामने रखें और उनकी जो मैट्रिक्स फॉर्म है वो बना लें, 1 4 -1 -3, इधर -7 इधर -12। अब उसी तरह से ये हमारा a हो गया, ये हमारा x हो गया और ये हमारे पास b आ गया। अब इनके जो मैट्रिसेस हैं वो बना के तो इनके डिटर्मिनेंट्स जो हैं वो ले लेते हैं। सो a हमारा बन रहा है 1 4 -1 3, 3 माइनस का है, इसको करें 3 1 = 3 माइनस फार्मूले का, फिर ये मल्टीप्लाई होने हैं लेकिन इनका भी माइनस आना है, प्लस हो जाएगा। तो 4 में से 3 निकालेंगे, 1 आ जाएगा। सॉरी ये थोड़ा सा इधर रखना है, ये ज़रा यहाँ पे ज़रा बेहतर नज़र आएगा। तो ये a का डिटर्मिनेंट आ गया। इसी तरह से ax जो है उसका डिटर्मिनेंट लेना है, तो जो पहला कॉलम है उसकी जगह पे आना है -7 और -12 ने, दूसरा कॉलम वैसे ही रहेगा। इनको आप हल करें, माइनस माइनस प्लस हुए, 7 3 = 21, माइनस फार्मूले का, फिर ये भी 12 एक बार 12, माइनस माइनस प्लस हो जाना है 12, और 21 में से 12 निकालेंगे तो कितने आते हैं, 8 और 1 9 आ जाता है, ax 9 आ गया। इसी तरह से ay को बना लेते हैं। ay में सेकंड कॉलम की जगह पे इन्होंने आना है -7 और -12 ने, फर्स्ट कॉलम वही है 1 और 4 वाला, 12 एक बार 12 और 7 4 बार 28, लेकिन अब 1 माइनस उसका 1 फार्मूले का प्लस हो जाएंगे, और 28 में से 12 निकाल दें तो ये बन जाता है 16। लो जी, ये वैल्यूज़ आ गई। अब इनकी वैल्यूज़ लगा लेते हैं। तो x = ax का डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट, तो ax हमारा बन गया 9, इसको 1 पे डिवाइड करेंगे 9 आएगा। इसी तरह जो y है वो भी उतना ही आना है, ay जो आ रही है वैल्यू, क्योंकि a का डिटर्मिनेंट 1 है, तो ये 16 आया है, 16 को 1 पे डिवाइड करेंगे 16। तो x की वैल्यू 9 आ रही है, y की वैल्यू 16 आ रही है, तो फ्रैक्शन हमारी x ओवर y की शक्ल में थी ना, तो फिर फ्रैक्शन क्या बनी कि 9/16। लो जी, ये हमने काफ़ी हिम्मत करके ये एक्सरसाइज की है। इसमें सवाल ज़रा लेंथी हैं, लंबे हैं, टाइम ज़्यादा लगाना पड़ता है, लेकिन ये है कि इसमें से लॉन्ग लाजमी आना है। इसको ज़रूर तैयार करें, और लाइक तो अब बनता है इतनी मेहनत के बाद, लाइक करें, कमेंट वगैरह करें, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, और सब्सक्राइब कर लेना लाजमी अगर नहीं किया हुआ तो। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।